क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बन जाने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम आगे बढ़ते हैं। मुझे मालूम है कि फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट सी है। ऐसा लगता है कि हम रोज कुछ जान रहे हैं और फिर उसको जानने के बाद हम अपने अंदर इंप्लीमेंट करते करें। मेरे को तो नहीं है ये समस्या। सर ने बताया था टॉन्सिलाइटिस के बारे में, सर ने बताया था इस बीमारी के बारे में, सर ने कहा था विटामिन की कमी में ऐसा होता है वैसा होता है। तो कई बीमारियां अपने अंदर ही दिखने लग जाती हैं। तो ऐसा मत सोचा कीजिए, है ना। आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, आप यंग हैं यार, और क्या चाहिए। नहीं, खाइए अच्छे से, पढ़िए, मेहनत कीजिए, दौड़िए, भागिए, यही तो समय है। और कब समय मिलेगा? ठीक ठीक। भागिए का मतलब यह है रनिंग करने की बात कर रहा हूं मैं, किसी के पीछे भागने की बात नहीं कर रहा हूं। तो मेरे बातों का गलत मतलब मत निकाला कीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा यह है कि हम इस चैप्टर में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी को जिस तरीके से हम सीख रहे हैं, तो वहां मुझे अच्छा लगा। आप लोगों ने जो है वो इसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। आपको एमसीक्यू बन रहे हैं लगातार और आपको पढ़ने में मजा आ रहा है। मैं कह रहा हूं आपसे कि बेटा जब तक पढ़ने में नहीं डूबेंगे, हम मजा नहीं लेंगे, तब तक पढ़ाई बोझ लगती रहेगी। और पढ़ाई का सबसे अच्छा आयाम यह है कि चीजों को इस प्रकार से हम समझें कि हमको वो मनोरंजक लगे, हमको ऐसे लगे कि हम सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। हम एग्जाम तो जो है वो बाई प्रोडक्ट है, सह उत्पाद है। मेन चीज है लर्निंग, और लर्निंग जीवन भर काम आती है, ठीक है। एग्जाम की तैयारी उस एग्जाम में काम आती है और लर्निंग जीवन भर काम आती है। और बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि बायोलॉजी जो है वो इट्स ए लिविंग साइंस ऑफ लाइफ, लिविंग बीइंग का विज्ञान है। और जीवित है तो ही तो ज्ञान बाकी सबका मतलब है, अदरवाइज किस चीज का मतलब है, ठीक है ना। चलिए, और मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके मन में ऐसी फीलिंग आना चाहिए कि सर आगे चलकर बड़ा होकर जब मैं एमबीबीएस करूंगा, एमडी करूंगा और उसके बाद में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बनूंगा, या एमबीबीएस करूंगा, एमएस करूंगा और गैस्ट्रो सर्जन बनूंगा मैं। ऐसी खबर जब मिलेगी ना तो दिल खुश हो जाएगा। सच्चे मन से मैं आपके लिए जो है वो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं, गॉड से जो है मैं प्रे करता हूं कि आप ऐसे बड़े डॉक्टर बने कि कभी मेरी पर्ची अंदर आएगी कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप मुझे पहचान ले बस, कि यही मैं चाहता हूं। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट अभी तक क्या देख चुके हैं, हमारा सफर में हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं। तो हमने बक्कल कैविटी पूरा देखा, समझा हमने, हाँ ठीक है ना। अभी एसोसिएटेड ग्लैंड्स की बात नहीं की मैंने। जब अभी हम क्या कर रहे हैं, हम केवल एलिमेंट्री कैनाल समझ रहे हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी को देखा हमने, सलाइवरी ग्लैंड की बात नहीं की। जब हम आएंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स की बात करेंगे तो वहीं से मुंह से ही शुरुआत करेंगे उसके। तो अभी हमने बक्कल कैविटी देखा, ईसोफेगस देखा और स्टमक देखा हमने, है ना बेटा, ठीक है। उसके बाद आज हमें कहां पहुंचना है, आज हमारा सफर कहां पहुंचा है। ये तो काफिला है, धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है, आगे पहुंचता रहेगा। तो अभी सफर कहां पहुंचा हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ, यहां पे थोड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर है ड्यूडेनम, यहां पर है जेजुनम, और यहां पर है, क्या बात है, इलियम। ये तो याद है अच्छे से, ठीक है ना, इलियम। चलिए, तो ऐसा नहीं है भाई कि मैं सीधा सफर शुरू कर दूंगा, आपसे कुछ पूछने का भी बनता है भाई, ठीक है ना। पूछे बगैर कैसे काम चलेगा। तो हमने मैकेनिकल एनालॉजी की बात की थी, इंडस्ट्रियल एनालॉजी की बात की थी। हमने कहा था कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक मशीन के समान, एक फैक्ट्री के समान काम करता है। तो अभी तक हमारा जो सफर है वो ऑलमोस्ट सफर यहां तक हमारा आ चुका है। माउथ, ईसोफेगस, स्टमक यहां तक पहुंच चुके हैं। अब हमको जो है वो कहां लेके आना, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन की हमें बात करनी है। तो देखो, है ना, आप देख रहे हैं यहां पर कि ये एक एनिमेशन आपको बतला रहा है कैसे ईसोफेगस से पेरिस्टालसिस के थ्रू फूड जो है वो स्टमक तक पहुंचता है, ठीक है ना, ठीक। ये हमने देखा। और इपिग्लॉटिस का क्या रोल होता है, ग्लॉटिस का मतलब क्या होता है, सब पता है यार, है ना, मालूम है ना आपको। चलिए, ठीक है।
फिर ये क्या मूवमेंट शो कर रहा है? ये पेरिस्टाल्सिस को शो कर रहा है। लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल एक रिदमिक वे में वेव के समान कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, पीछे से कॉन्ट्रैक्ट करती है, आगे से रिलैक्स होती है, तो फूड का बोलस जो है वो आगे की ओर बढ़ जाता है। बोलस कब तक बोला इसको हमने बेटा? हमने बोला जब आपने मुंह से चबा के उसको इसोफेगस में डाला, आपने स्टमक में डाला, आपने तब तक बोलस था। और जैसे ही स्टमक से आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में डाला तो क्या बोला आपने उसको? एसिड काइम बोला उसको आपने, उसके लिए आपने एसिड काइम वर्ड का इस्तेमाल किया। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं पर याद रखना। क्लियर? ठीक है ना? फिर हमने देखा था कि इसोफेगस से देखे आपके किस प्रकार से जो है वो फूड जो है वो इसोफेगस से होता हुआ जो है वो कहां पहुंचता है? स्टमक में पहुंचता है। ठीक है ना? क्लियर? स्टमक हमने कहा था जे शेप ऑर्गन है ना, जे के समान ऑर्गन है, उसके बारे में हमने बात किया था। हमने कहा था स्टमक में 4 रीजन होते हैं, कि 4 पार्ट होते हैं, 4 रीजन जो है स्टमक के अंदर हमें देखने मिलते हैं। तो हमारे बच्चे फटाफट बताएंगे हमको कि वो 4 स्टमक में रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी, रीजन डी क्या होते हैं? चारों रीजन बताइए। स्टमक के जो रीजन है वो आपको, पहला क्वेश्चन है कि स्टमक के आपको रीजन बतलाना है बेटा। ठीक है ना? ए बी सी डी 4 रीजन होते हैं ना? ठीक है ना? याद है कि नहीं याद? याद है। अब 4 रीजन में मैं काम करता हूं आपकी सुविधा के लिए, यहां पे मार्क करता हूं। मैंने कहा पहला रीजन, मैंने कहा ये फर्स्ट रीजन ये हो गया। ठीक है, दूसरा वाला ये हो गया। ठीक है, तीसरा वाला बड़ा हिस्सा और चौथा वाला रीजन जो है वो ये हो गया, ये चौथा वाला रीजन हो गया। ठीक है ना? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है ना? क्लियर? 1 2 3 4 स्टमक के क्या रीजन होते हैं, ये बगैर कॉपी देखे, बगैर नोट्स देखे बतलाना है। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? बगैर कॉपी देखे बदमाशी नहीं चलेगी, समझ गए? ठीक है, और फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? ठीक है, ये जो आपको स्फिंक्टर यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं इनके नाम बताइए। ठीक है, और जितने नाम आपको, मैंने आपको हर एक स्फिंक्टर के 2 2 3 3 नाम बतलाए थे, जितने नाम आपको एक एक स्फिंक्टर के याद आते हैं वो बतलाइएगा जरूर इसमें के, कि फर्स्ट स्फिंक्टर क्या कहलाता है, सेकंड स्फिंक्टर क्या कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। क्लियर? ठीक है, क्लियर? चलिए, है ना? अब हमने एसिड काइम को क्या कर रहे हैं, हम एसिड काइम जो है इसको हम डाल रहे हैं कहां पर? ड्यूडेनम में डाल रहे हैं। देखिए स्टमक तक के सफर में हमको समझ में बात आई कि सामना हुआ, फूड का सामना हुआ किससे? एसिड से। और इसके अलावा हमने आपसे कहा था कि गैस्ट्रिक जूस किन सेल्स के, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड में, नंबर आप देखो कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं, आंसर देना बेटा। क्या मैं मानता हूं नहीं बने ना आपको तो खाली छोड़ दिया करो। ठीक है, पर बेईमानी नहीं करना, देख के नहीं आंसर करना। कि जो इतना याद है उसको अकॉर्डिंग आंसर करो कि जो गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन क्या है, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि गैस्ट्रिक पिट में होती हैं, उनकी सेल्स के नाम बताने। ठीक है, और उन सेल्स के फंक्शन बताने। ठीक है, आज बड़ा काम दिया मैंने आपको। गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन क्या है, कौन से एंजाइम गैस्ट्रिक जूस में होते हैं, गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, गैस्ट्रिक जूस में जो है कितना निकलता है एक दिन में, यह बताना है आपको। गैस्ट्रिक जूस का रंग क्या होता है, हाँ ये भी बात क्या था वो बतलाना है। फिर आपको बतलाना है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो गैस्ट्रिक पिट के अंदर होती है उनमें सेल्स कितने प्रकार की होती है, उन सेल्स के नाम बतलाइए, उनके फंक्शन शॉर्ट में लिखिए, शॉर्ट में फंक्शन लिखिए। ये थोड़ी सी मेहनत मैं इसलिए करवाता हूं बेटा, इससे क्या होता है आप रिकॉल कर पाते हैं, पिछले पढ़े को आप रिकॉल कर पाते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि आगे आगे बढ़ते जाए पीछे का पूरा भूल जाए तो गड़बड़ मामला है। के मेरा मैं जो कई बच्चों को लगता है कि गीतेंद्र सर पढ़ाते समय जो है बहुत समय लेते हैं, तो एक्चुअली बेटा मैं समय आपका जो भी मैं टाइम लेता हूं ना, तो मैं चाहता हूं कि उस लेक्चर में ही आप सीख जाएं, बाद में नोट्स बना के बाद में सीखेंगे कि वो सब चीजें मेरे पास नहीं है ना। तो मेरे देखिए मैं 2 प्रकार से बातें करता हूं, एक आपके मस्तिष्क के लिए, आपके ब्रेन के लिए आपको कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी प्रोवाइड करता हूं, दूसरी आपकी आत्मा के लिए मैं कुछ बातें छोड़ जाता हूं जो सोचने पर मजबूर करती हैं, और जो उन आत्मा की बातों को अंदर समा लेते हैं ना। मैं कह रहा हूं बेटा, मैं कहता हूं कि डॉक्टर आप कितने बड़े बने ना बने, कहां पहुंचे, ठीक है एक मेहनत करेंगे, लेकिन इंसान जरूर अच्छा बनना लाइफ में सबसे पहली प्रायोरिटी देना एक अच्छे इंसान बनने की, उसके बाद सब चीजें सेकेंडरी होती है। ठीक है, चलिए,
है ना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी क्या है इस पर बात करते हैं। देखो बेटा सिंपल सी बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहां जुड़ा हुआ है अभी तक। अब देखो जो जो हिस्से हम देख चुके हैं पीछे लिखा बाद में देखना, ठीक है, पहले मेरी बात समझ लो, ठीक है। ये माउथ था, इसोफेगस था, ठीक है बेटा, फिर ये स्टमक था, है ना बेटा, ठीक है, और फिर यहां से शुरुआत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम की, ये ड्यूडेनम है, इसके बाद फिर जेजुनम आ जाएगा, देन इलियम आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या क्या हिस्से पढ़ चुके हैं, ये माउथ देखा, इसोफेगस देखा, स्टमक देखा, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद, यहां से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। स्टमक का वो हिस्सा, जो वो पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से से, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम है, जेजुनम है और इलियम है। तो ड्यूडेनम वो हिस्सा है जो स्टमक से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, जो है ना, किसके थ्रू, कौन सा स्फिंक्टर प्रेजेंट है यहां पे, पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, ठीक है बेटा, है ना। और जो पाइलोरिक कैनाल वाला हिस्सा है वो ड्यूडेनम से कनेक्ट करता है, क्योंकि जो पाइलोरिक वाला हिस्सा होता है स्टमक का, उसमें 2 हिस्से होते हैं, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल। तो पाइलोरिक कैनाल जो है ड्यूडेनम से कनेक्ट करता है, और दोनों के बीच में क्या होता है, एक स्फिंक्टर होता है जो कि ऑलमोस्ट वॉल्व के समान काम करता है, और ये स्फिंक्टर कहलाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर कहलाता है, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, थ्रू द पाइलोरिक ऑरिफिस, ऑरिफिस पाइलोरिक हिस्से से जो कैनाल निकला हुआ है, जो पोर है, उससे स्टमक कहां ओपन करता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्ट होता है वो, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, चूंकि पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पतला कम डायमीटर वाला हिस्सा होता है ये, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, अदरवाइज इट इज लॉन्गेस्ट पार्ट। लॉन्गेस्ट पार्ट है और थिनेस्ट पार्ट है, दोनों चीज याद रखना आप, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज मच लॉन्गर देन द बॉडी इटसेल्फ, यानी हमारा टोटल शरीर होता है उसकी तुलना में भी स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई अधिक होती है बेटा। आप सोच लीजिए कि इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर। अरे भाई 6 मीटर का तो होते ही नहीं है, 1 मीटर में 3.25 फीट मान लिया हमने, तो 6 मीटर में तकरीबन 18 से लेके 20 फीट, समझ गए, इतना ये स्मॉल, इतना क्वाइल्ड होके आपके अंदर जो है एब्डोमेन में रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, स्मॉल इंटेस्टाइन मच लॉन्गर होती है बॉडी की तुलना में, दैट्स व्हाई इट इज द मेजर पार्ट ऑफ द हाईली क्वाइल्ड, ठीक है, एंड इज मेजर पार्ट इज हाईली, ये मेजर पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जो हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में होता है, एंड ऑक्युपाइज मोस्ट ऑफ द मिडिल एंड लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है काफी लंबी होती है, तकरीबन 6 मीटर तक लंबी होती है, 5 से 7 मीटर तक वेरी करती है, और ये सबसे अधिक हिस्सा लेती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बीच वाले मिडिल और लोअर पार्ट में, ठीक है। हाईली क्वाइल्ड होती है, इतनी बड़ी है तो इसलिए हाईली क्वाइल्ड होगी, ठीक है। और इसका जो डायमीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, जो डायमीटर जो इसकी वॉल है, नॉट डायमीटर, जो वॉल है वो 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस की होती है, नैरो ट्यूब होती है, 6 मीटर के आसपास लंबी होती है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है व्यक्ति की डेथ के बाद थोड़ी सी अधिक समझ में आती है हमको, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना, यदि आपने एक जीवित व्यक्ति की स्मॉल इंटेस्टाइन को यदि आपने देखा तो वो 6 मीटर के आसपास लंबी होगी, लेकिन एक मृत व्यक्ति की स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी और अधिक लंबी होगी, क्योंकि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बंद होने से पूरा का पूरा हिस्सा जो है ना, उसकी मस्कुलर टोन होती है, टोन जो होती है ना, जो उसकी हम टोन का मतलब ये होता है कि एक प्रकार से आपने देखा हमारी जो स्किन है लटकी नहीं होती, पर ओल्ड एज में स्किन जो लटक जाती है, टोन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जो डेथ होने के बाद क्या होता है कि वो मसल टोन चला जाता है, तो वो रिलैक्स आती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन साइज थोड़ा और बड़ा दिखाई पड़ता है। Its length increases after death due to loss of muscle tone. Muscle tone के लॉस के कारण इसकी लंबाई थोड़ी सी मृत्यु के बाद बढ़ जाती है, ठीक है, क्लियर। देखो ये स्टमक देख रहे हैं आप, ये ड्यूडेनम वाला हिस्सा है इसका, फिर आप देख रहे हैं ये जेजुनम वाला हिस्सा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए आप, जो है मिडिल एंड लोअर पार्ट को ऑक्युपाई कर रहा है, और सबसे बड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का ये, ठीक है ना, क्लियर। 3 पार्ट इसके होते हैं, ड्यूडेनम, ठीक है, जो स्टमक से कनेक्टेड होता है, फिर बीच वाला हिस्सा जेजुनम है, और सबसे अंदर सबसे वो हिस्सा जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके जुड़ेगा वो होता है इलियम होता है, ठीक है। देखिए, है ना, एकदम बेटा अटेंटिव रहिए, दिमाग में इंफॉर्मेशन को रखिए बेटा, ये बहुत काम की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, क्लियर है ना। 3 हिस्से, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। और इलियम कहां जुड़ता है, सीकम में, लार्ज इंटेस्टाइन के जिस पार्ट में इलियम जुड़ता है वो सीकम है, और किसके थ्रू जुड़ता है, इलियोसिकल वॉल, पहले भी बात किया हमने, ठीक है। अब
स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम वो सी शेप का होता है। मैंने पहले भी बताया बेटा वो सी शेप का होता है। रैबिट में बोले तो रैबिट में ये यू शेप का होता है। तो पुरानी एनसीईआरटी 2-3 साल पुरानी जो प्रिंटेड एनसीईआरटी है उसमें ये यू शेप लिखा हुआ है, जिसको बाद में करेक्ट किया एनसीईआरटी ने। तो कंफ्यूज मत होना बेटा, बोलना नहीं कमेंट में कि सर हमारी किताब में तो यू शेप लिखा है। मैंने बता दिया कि जो 2-3 साल पहले जो एनसीईआरटी प्रिंट हुआ था उसमें यू शेप दे रखा है, जो रैबिट का ड्यूडेनम होता है, और ह्यूमन का होता है सी शेप होता है। देख रहे हैं आप कि ये ड्यूडेनम का एक हिस्सा पाइलोरस से कनेक्टेड होता है, पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक से कनेक्ट होता है, और दूसरा हिस्सा जो है वो जेजुनम से कनेक्ट होता है इसका। तो ये सी शेप की दिखाई पड़ती है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ड्यूडेनम ही वो हिस्सा होता है, ड्यूडेनम ही वो हिस्सा होता है जहां पर पेंक्रियाज और लिवर अपने सिक्रेशन को रिलीज करते हैं। ठीक है, ड्यूडेनम वो हिस्सा होता है जहां पर पैंक्रियाटिक डक्ट, यहां पर कि पैंक्रियाटिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट दोनों आपस में मिलकर, ठीक है, हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट एक मोटी डक्ट बनाते हैं, हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं, और वो खुलती है कहां आके, वो ड्यूडेनम में आके खुलती है। और ऐसा इसलिए होता है, अब आप बोलोगे सर ये ड्यूडेनम में ही क्यों खुलती है, ये ड्यूडेनम में आके क्यों खुलती है, जेजुनम में क्यों नहीं खुली, इलियम में क्यों नहीं खुली? अरे भाई जो ड्यूडेनम के अंदर आया है ना वो एसिड आया हुआ है, उसके अंदर एसिड से सना हुआ एसिड काइम यानी भोजन का निवाला जो ड्यूडेनम के अंदर आया ना उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो उसको शांत करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो और बाइल जो होता है, बाइल का पीएच होता है, जो पित्त होता है बाइल का पीएच होता है एल्कलाइन, एसिड और बेस का रिएक्शन होगा न्यूट्रल करने के लिए, और बाइकार्बोनेट्स को बड़ी मात्रा में वहां रिलीज किया जाएगा ताकि कि जो है वो इस जो एसिड काइम आया ना उसको शांत कर सके। भाई अब छोड़ दो, एसिड हो गया, अब काम खत्म। तो वाइल चाहिए फैट को पचाने के लिए, ठीक है, फैट की जो फैट है उसको जो है इमल्सिफाई करने के लिए हमें बाइल सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी चाहिए। जो पैंक्रियाज ने जो एंजाइम रिलीज किए हैं वो एल्कलाइन पीएच में काम करते हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए वहां पर पीएच को मेंटेन करने के लिए वाइल चाहिए। तो वाइल का क्या क्या सिग्निफिकेंस है, जब हम एसोसिएटेड ग्लैंड पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। अभी हमने कहा कि यहां पर हमको एक हिस्सा दिखाई पड़ता है ड्यूडेनम में जो जहां से पैंक्रियास का सिक्रेशन और लिवर का सिक्रेशन जो है वो ड्यूडेनम के अंदर आता है, ठीक है, और वो हिस्सा है एम्पुला ऑफ बैटर। क्या है वो? एम्पुला ऑफ बैटर दिखाई पड़ रहा है यहां पे, ठीक है, याद रखिएगा कि जो बता रहा हूं वो दिमाग में डाल लीजिए क्योंकि मैं आपको एमसीक्यू दूंगा इस पर, ठीक है। चलिए तो पहले बात करते हैं ड्यूडेनम की। ड्यूडेनम जो होता है बेटा ये क्या होता है, इट फॉलोज द स्टमक के बाद आता है, ये समवॉट सी शेप का होता है, 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है, याद रखना है। कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट, इसके अब ये लेफ्ट की तरफ क्यों कर्व होता है, क्योंकि राइट तरफ तो ऑलरेडी लिवर प्रेजेंट है जगह घेर करके, ये लेफ्ट तरफ कर्व होता है ताकि इसमें हेड ऑफ पेंक्रियाज, पेंक्रियाज कहना ये ऐसा होता है, ठीक है। देखो ये आपका मैं छोटा छोटा डायग्राम बताता हूं, चलता हूं ताकि समझने में आए। माउथ, इसोफेगस, स्टमक, ठीक है, और ये है आपका ड्यूडेनम वाला हिस्सा, ठीक है ना, लेफ्ट तरफ। और यहां पे क्या है बेटा, यहां पर ये है, ये हिस्सा ऑक्युपाई किया हुआ है, ये लिवर ने हिस्सा जो है वो ऑक्युपाई कर रखा है यहां पे, ठीक है। और ये यहां पर हेड ऑफ पेंक्रियाज, पेंक्रियाज का जो हेड है ना वो यहां पर अपने आप को फिट करता है, हेड ऑफ पेंक्रियाज यहां पर अपने आप को फिट करता है, ठीक है। इसके अंदर जो है जो इसकी कॉन्केविटी है उसके अंदर ये अपने आप को ये फिट करता है, ठीक है ना, ठीक। देखो क्या लिखा है, कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट तरफ कर्व होता है ये। अभी छोटी छोटी बातें याद रखना कि यू शेप का रैबिट में होता है ड्यूडेनम, हेड ऑफ पेंक्रियास फिटिंग इनटू इट्स कॉन्केविटी, देखिए इसकी कॉन्केविटी में पेंक्रियास का हेड अपने आप को फिट करता है, ठीक है ना बेटा, क्लियर। छोटी छोटी मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये क्वेश्चंस हैं, जो भी आप स्टेटमेंट यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं ना ये सारे स्टेटमेंट जो है प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस रहे हैं बेटा, इसलिए प्लीज बी सीरियस, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूं ट्रेंड के बच्चे जो है वो मतलब उनको जो है वो चीजों को बहुत लाइटली लेने लगे, इनके मजाक करने लगे। तो मैं कहता हूं बायोमेंटर्स इज अ वेरी सीरियस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म। आपको यदि मजाक करना है, चैटिंग करना है, ठीक है, चिट चैट करना है, किसी को आपको जो है वो इंप्रेस करने के लिए कोई चैट करना है तो प्लीज डोंट डू दिस इन ऑन बायोमेंटर्स। बायोमेंटर्स जो है
हमारे लिए ये एक मिशन है और आप एक कमांडो हैं, हम कमांडर हैं और पूरा सिस्टम जो है बहुत सीरियस सिस्टम, इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत बार मैं लाइव नहीं आता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि वो समय की बर्बादी है जहां पर मैं फालतू का चिट आपसे करूं। जब जरूरत पड़ेगी मैं आपके लिए जरूर लाइव आऊंगा बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपका वक्त जो है वो बहुत कीमती वक्त है, इसलिए उसको कहीं भी जाया मत कीजिए क्योंकि ये वक्त निकल गया ना, लौट कर कभी नहीं आएगा। सो बी सीरियस, ठीक है। अपने आने वाले साल को देखिए कि क्या आप अगले साल भी ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं? नहीं ना, आप चाहते हैं अगले साल कि मेडिकल कॉलेज में आज किसी बच्चे ने कॉलेज वाले खुल चुके हैं तो स्टेथोस्कोप के साथ अपनी फोटो भेजी, तो आप चाहते हैं ना कि आप भी जो है वो वैसे ही फोटोग्राफ भेजें, सब कुछ ठीक होगा आपके समय तक, तो आप जल्दी कॉलेज में पहुंचेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। तो प्लीज 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 पढ़ लीजिए, है ना। मेरा आपसे अनुग्रह है, आग्रह है, विनती है कि मुझे डॉक्टर्स का टीचर है ऐसा महसूस होना चाहिए कि मेरा बच्चा पढ़ा और देखो मेडिकल कॉलेज में पहुंचा, डॉक्टर बन गया के सक्सेसफुल कमांडो। आप बोलते सर टेलीग्राम ग्रुप बना लो एक, अरे क्यों बना ले भाई टेलीग्राम ग्रुप, क्या उनसा क्या प्रमोशन करना है हमको? कुछ नहीं करना है हमको, के हम नहीं बनाएंगे। हमारा ऑलरेडी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा ऑलरेडी जो है वो सिग्नल पे एक ग्रुप है, जो केवल उसके अंदर आने के लिए आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ेगा और आपको ऑफिशियल कमांडो है, आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम निकाल रहे हैं, आप कॉलेज में पहुंच चुके हैं, सक्सेसफुल कमांडो है, तो आप उस ग्रुप का हिस्सा हैं और 1-to-1 में अवेलेबल होऊंगा, जब फोन करेंगे तब अवेलेबल होऊंगा। इतना तो करना पड़ेगा भाई, इतना सस्ते नहीं है, समझ गए? ठीक है, उतना तो एफर्ट करना पड़ेगा आपको। चलो ठीक है, लूट के आते हैं वापस। तो हेड ऑफ पेंक्रियास जो होता है वो ड्यूडेनम की कॉन्केविटी के अंदर फिट हो गया। कैसे हुआ देखा हमने के, इट रिसीव्स ड्यूडेनम, इट रिसीव्स द हेपेटोपैंक्रेटिक एम्पुला ऑफ द हेपेटोपैंक्रेटिक डक्ट। अब ये तो समझ ही नहीं आया कि क्या बोल दिए दादा, हेपेटोपैंक्रेटिक एम्पुला ऑफ द हेपेटोपैंक्रेटिक डक्ट। अरे देखो भाई ऐसा होता है, लिवर से डक्ट आई, हिपैटिक डक्ट लिवर से आ रही है, फ्रॉम लिवर, ठीक है, ये लिवर से आया, ठीक है। पैंक्रियाटिक डक्ट पैंक्रियास से आ रही है, मेन प्रेजेंट ये पैंक्रियास से आ रही है डक्ट ये, ठीक है। ये दोनों डक्ट आपस में फ्यूज कर गई और एक बन गया कॉमन डक्ट बन गया, एक कॉमन डक्ट बन गया। हमने बोल दिया चूंकि हिपैटिक वर्ड का, अब देखो कुछ वर्ड याद रखे, हिपैटिक मतलब होता है बेटा लिवर, रीनल मतलब होता है किडनी, ठीक है। हिपैटिक लिवर है, रीनल किडनी है बेटा, ठीक है ना। कुछ टेक्निकल वर्ड दिमाग में आपको रहना चाहिए, ठीक है, ठीक। तो अभी हमने क्या कहा आपसे, हमने और कार्डियक वर्ड किसके लिए यूज करते थे? कार्डियक वर्ड यूज करते हैं हार्ट के लिए, हम कार्डियक वर्ड हम हार्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो अभी सुनिए, अभी मैंने क्या कहा कि लिवर से आने वाली हिपैटिक डक्ट, पैंक्रियास से आने वाली पैंक्रियाटिक डक्ट, दोनों फ्यूज होकर क्या बन गए? हिपेटोपैंक्रियाटिक, दोनों मिल गए, इसलिए हमने बोल दिया हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बोल दिया। और ये है ड्यूडेनम, इमेजिन करते हैं कि ये है ड्यूडेनम, ठीक है। इसमें इस डक्ट को जाकर जोड़ना है, तो ये डक्ट गई और यहां जाके ये फैल गई, ऐसे फैल गई है, ठीक है। ये डक्ट थी, थोड़ा सा फैल के ये जुड़ गई, तो ये क्या है? ये तो डक्ट हो गई, और जो फैला हुआ हिस्सा जो जुड़ा हुआ है यहां पे ड्यूडेनम में, उसे क्या बोला हमने? एम्पुला बोला उसे हमने, एम्पुला, ठीक है ना। तो ये एम्पुला ऑफ हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट कहलाया। ये कहां जुड़ा हुआ है? ड्यूडेनम में जुड़ा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इट रिसीव्स द हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, अरे एम्पुला बोले तो ये ऐसा फूल गया और ये थी डक्ट, क्या है ना, ठीक। हेपेटोपैंक्रियाटिक से एम्पुला से ये जुड़ा होता है यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर। इट बाय द यूनियन ऑफ बाइल डक्ट फ्रॉम लिवर एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, क्या क्लियर। बाइल डक्ट कहां से आती है बेटा? हेपेटिक डक्ट कहां से आती है? वो लिवर से आती है, ठीक है। और क्या बात करते हैं बेटा हम? पैंक्रियाटिक डक्ट कहां से आती है? वो पैंक्रियास से आती है वो, ठीक है ना। और ओपनिंग ऑफ दिस एम्पुला, यहां पर एक स्फिंक्टर होता है, वो कहता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाइट के। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन, क्या स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहां होता है बेटा? ये हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट यहां पर ड्यूडेनम में खुलती है, वहां पर एक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं हमके। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो होता है दैट इज दी किसमें होता है? ये हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला में होता है, जो यहां पे कनेक्ट करता है इसको ड्यूडेनम से, वो कनेक्ट करता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब जो सी शेप का ड्यूडेनम है ना, उसके भी हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा ड्यूडेनल बल्ब कहलाता है, चौड़ा होता है, जो स्टमक से जुड़ा होता है। उसके बाद वाला हिस्सा सुपीरियर पार्ट कहलाता है। फिर नीचे आता हुआ हिस्सा
जो डिसेंडिंग पार्ट करता है, फिर हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है और हॉरिजॉन्टल पार्ट कनेक्ट होता है जेजुनम से के। अब इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, लेकिन मैं दिखा दिया आपको इमेज की, बेटा पता होना चाहिए हमको, ठीक है ना। तो सी शेप का ड्यूडेनम हमको दिखाई दे रहा है बेटा, है ना। जो ड्यूडेनम का वो हिस्सा जो पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू पाइलोरिक कैनाल से जुड़ा होता है उसे ड्यूडेनल बल्ब कहते हैं, ठीक है। देखिए हेड ऑफ पेंक्रियाज कैसे फिट हो गया, देखो आप ध्यान से के। अब आपको डक्ट देखिए गोद के, देखो बेटा बिल्कुल जो लिवर में, अब सुनिए बात, लिवर में लेफ्ट और राइट दोनों लोब होते हैं लिवर में के। तो राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के दोनों के मिलने पर बनी कॉमन हेपेटिक डक्ट। लिवर जब पढ़ेंगे ना बहुत मजा आएगा आपको लिवर पढ़ने में, आपको लगेगा कि हाँ ये तो चीजें मालूम ही नहीं थी हमको, ठीक है। हम लिवर पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें, आपको आप बता रहा हूं कि आपकी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद आप कई सारी बीमारियों को आप समझ पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा कि राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जो है, जो लिवर के राइट और लेफ्ट लोब से आती हैं, वो मिलके कॉमन हेपेटिक डक्ट आती हैं। और ये कॉमन हेपेटिक डक्ट जो होता है, ये जो है वो क्या करता है बेटा, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आती है उसे सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। तो गॉल ब्लैडर की डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है वो दोनों फ्यूज करती है और बनती है कॉमन बाइल डक्ट। अभी कंफ्यूज मत हो, अभी इतना समझ लो आप कि लिवर से आने वाली और गॉल ब्लैडर से आने वाली डक्ट मिलके एक कॉमन डक्ट बनती है बाइल डक्ट, वो जिसको आप हेपेटिक डक्ट भी कह सकते हैं। और वो डक्ट किस में फ्यूज करती है, वो पैंक्रियाटिक डक्ट में फ्यूज करती है। और क्या बनता है उससे बनता है हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बनता है, जो हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला के थ्रू ओपन होता है, कहां पे, ड्यूडेनम में ओपन होता है, ठीक है, क्लियर। और ये सब जो छोटे छोटे डक्ट दिखाई पड़ रहे हैं, इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे बेटा, ठीक है ना, है ना, क्लियर। चलिए अब देखिए, ये आप देख रहे हैं कि पाइलोरिक स्फिंक्टर पाइलोरिक कैनाल से जुड़ा हुआ है, ये है ना, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। और आपने एक चीज गौर की है, जरा ध्यान से देखिए इमेज करके, आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर फोल्ड दिखाई पड़ रहे हैं आपको, आपको जो है ड्यूडेनम की जो वॉल है उसमें आपको सर्कुलर फोल्ड दिखाई पड़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिए, सर्कुलर फोल्ड दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेजर ड्यूडेनल पैपिला, पैपिला तो उभार होता है ड्यूडेनम पे, ठीक है, क्लियर। चलिए अब ये जो हमने आपको जो मैंने आपको दिखाया ना बेटा, जो सर्कुलर फोल्ड दिखाया ना, ये दिमाग में रखिएगा, हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर के। अब ड्यूडेनम से कहां आ गए हम, जेजुनम में आ गए। इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है, मध्य भाग होता है, मिडिल पार्ट होता है, ठीक है, ठीक। और ये 2.4 मीटर लंबा होता है, कितना, 2.4 मीटर लंबा होता है। वॉल मोर थिकर एंड मोर वेस्कुलर देन इलियम। इलियम की तुलना में जेजुनम की वॉल अधिक मोटी होती है और अधिक वेस्कुलर होती है, मोर ब्लड सप्लाई होता है, कि इसको जेजुनम क्यों बोलते हैं हम, ऐसा पाया गया कि, सुनिएगा बात को, इंटरेस्टिंग बात के, इसे जेजुनम क्यों बोलते हैं, ऐसा पाया गया कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद कोई भी एनिमल जब मर जाता है, उसकी मृत्यु के बाद, ह्यूमन बींग्स की डेथ के बाद में, जेजुनम वाले हिस्से में कभी भी फूड नहीं मिलता, हमेशा खाली मिलता है वो हिस्सा, ठीक है। ऑलवेज फाउंड एम्प्टी एट द टाइम ऑफ डेथ, के मृत्यु के समय हमेशा ये आपको जो है वो खाली मिलता है, के जेजुनम वाला हिस्सा, ठीक है। तो टर्म जेजुनम का मतलब होता है एम्प्टी एट डेथ, ठीक है। ये मृत्यु के समय जो है वो खाली मिलता है, जेजुनम कहते हैं इसको। क्या कारण है, ये जानना चाहते हो, क्या कारण है ये, देखिए सिंपल सी बात ये होती है कि देखियो, एट द टाइम ऑफ डेथ की बात करें हम, ठीक है, तो होता क्या है कि नेचुरली भी डेथ होती है व्यक्ति की, तो उसके पहले व्यक्ति बहुत समय तक जो है वो कुछ खा पी नहीं पाता है, यदि कोई बीमारी से डेथ हुई तो एम्प्टी में होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। और एक्सीडेंटल डेथ होने पे भी क्या होता है कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बॉडी में बढ़ जाते हैं, उस समय बॉडी की सेव करने की मैकेनिज्म है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट वो कहाँ होते हैं, वे इंटेस्टाइन के अंदर भी होते हैं, इसलिए खाली जाता है। जिन लोगों को हैंग टिल डेथ क्या जाता है, फांसी लगाई जाती है ना, उन लोगों का भी जो है वो उनका भी मोशन पास होता है, उनका पूरा मोशन पास होता है, फूड तेजी से इंटेस्टाइन में, जब वो स्ट्रेस में होते हैं तो इंटेस्टाइनल मूवमेंट तेजी से बढ़ जाता है, इसलिए ये हिस्सा अक्सर खाली हो जाता है, ठीक है ना। चलिए एग्जाम में नहीं आएगा ये, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया, ड्यूडेनम है और ये देख रहे हैं आप जेजुनम, क्या ड्यूडेनम छोटा हिस्सा था, जेजुनम कंपैरेटिवली बड़ा हिस्सा है उससे, ठीक है ना, ठीक है। देखो क्या देखा हमने देखा ये ड्यूडेनम को समझा हमने, पैंक्रियास कहां ओपन हुआ, ये डक्ट को भी देखा हमने यहाँ पे, इसके बाद कहां गए हम, ये जेजुनम में आ गए। और जेजुनम के बाद कौन सा हिस्सा होगा बेटा जुड़ा होगा, वो होगा थर्ड पार्ट, क्या होगा, वो होगा इलियम,
ठीक है ना, क्लियर। आप देख रहे हैं बेटा मिजेंट्री जो है वो पूरे सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल को अपनी जगह पर रखे रहने में कौन रोल प्ले करता है, मिजेंट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखो सर्कुलर फोल्ड, जेजुनम को ओपन किया हमने, जेजुनम के अंदर भी आपको बड़े पैमाने पर सर्कुलर फोल्ड दिखाई पड़ रहे हैं, जेजुनम के अंदर भी आपको बड़े पैमाने पर सर्कुलर फोल्ड दिखाई पड़ रहे हैं। याद रखना फोल्ड्स ऑफ कर्क रिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। तो आपको ये फोल्ड दिखाई पड़ रहे हैं, और ये जो सर्कुलर फोल्ड है ना, ये क्या फायदा इन फोल्ड का, अरे फोल्ड कोई भी हो, एक स्ट्रक्चर ये है और एक स्ट्रक्चर ये है, बताइए कौन लंबा होगा, दोनों को हमने बराबर लंबाई बनाया है, कौन सीधा करोगे कौन, अरे इसका सरफेस एरिया अधिक है, इसका सरफेस एरिया कम है, यानी ऊपर वाले का कम है, इसका अधिक है, तो फोल्ड हमेशा सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए अब आगे बात करते हैं बेटा इस फोल्ड पे हम। इलियम लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन 3.5 मीटर के आसपास लंबा होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है, ठीक है, ये पतला होता है, लेस वेस्कुलर होता है एज कंपेयर टू जेजुनम, ठीक है। और इलियम वर्ड का मतलब होता है ट्विस्टेड, इलियम वर्ड का मतलब होता है ट्विस्टेड, ठीक है, घुमा हुआ। तो इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट है, तकरीबन 3.5 मीटर लॉन्ग होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है थ्रू द इलियोसिकल वॉल, ठीक है ना, सीकम में ओपन, लार्ज इंटेस्टाइन के जिस भाग में इलियम ओपन होता है उसे हम सीकम कहते हैं, ठीक है ना, ठीक, पतला होता है, लेस वेस्कुलर होता है एज कंपेयर टू जेजुनम, ठीक है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हो गए, एक हिस्सा क्या हो गया, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इनके स्ट्रक्चर में क्या, देखो मैंने कहा था आपसे, हमने एलिमेंट्री कैनाल की ओवरऑल जो है वो हिस्टोलॉजी को समझने की कोशिश की थी। हमने कहा था सीरोसा है, मस्कुलरिस लेयर है, सब म्यूकोसा है विथ स्लाइड वेरिएशंस। स्टमक में ऑब्लिक मसल देखा था, लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल एंड ऑब्लिक मसल देखा था आपने, ठीक है। तो गैस्ट्रिक पिट देखा था स्टमक में, म्यूकोसा में हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड देखे थे हमने यहाँ पे, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ यूनिक होगा, तब तो ये बॉडी पार्ट अलग अलग है ना बेटा, ठीक है, एक ही एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग हिस्से हैं ये, ठीक है। तो क्या यूनिक है वो देखते हैं हम। तो इंपॉर्टेंट हिस्टोलॉजिकल डिटेल, और याद रखना बेटा इस पर एग्जाम में एमसीक्यू जरूर आता है, ठीक है, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा यहां से क्वेश्चन, ठीक है। ओनली द ड्यूडेनल सबम्यूकोसा कंटेंस, देखिए ओनली द ड्यूडेनल म्यूकोसा सबम्यूकोसा कंटेंस कॉइल्ड ट्यूबुलर मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। ध्यान से एक एक वर्ड ध्यान सुने, ठीक है, केवल ड्यूडेनम की सबम्यूकोसा में, केवल ड्यूडेनम की सबम्यूकोसा में आपको कॉइल्ड ट्यूब के समान मल्टीसेलुलर ग्लैंड दिखाई पड़ती हैं, जिनको हम बोलते हैं, जिनके लिए हमको बोलते हैं ड्यूडेनल ग्लैंड्स बोलते हैं। पर एग्जामिनर ऐसा नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको मालूम है नाम में लिखा हुआ है ड्यूडेनल, वो बोलेगा ब्रूनर्स ग्लैंड कहां होती हैं, ये एग्जाम का एमसीक्यू है बेटा, कॉमन के ये ब्रूनर्स ग्लैंड के। तो ब्रूनर्स ग्लैंड क्या है बेटा, ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती हैं ये ड्यूडेनम में पाई जाती हैं, ड्यूडेनम की सबम्यूकोसा में पाई जाती हैं, ये कॉइल्ड ग्लैंड होती हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड होती है, मल्टीसेलुलर ग्लैंड होती हैं, और इनका काम होता है कि ये एल्कलाइन म्यूकस रिलीज करती हैं, क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, एसिड से सामना हुआ था ड्यूडेनम का, और ये एसिड कहां से आया था, ये जो भोजन का निवाला बोलस एसिड में मिल गया था, उसको जो है ड्यूडेनम में लाकर डाल दिया गया। यदि इसको शांत नहीं किया गया तो ये एसिड इस इंटेस्टाइन में नुकसान कर सकता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो काम ही नहीं कर पाएंगे एसिडिक पीएच में, ठीक है। तो ये एल्कलाइन म्यूकस को रिलीज करता है, क्लियर। तो ये हमको समझ में आया कि ब्रूनस ग्लैंड क्या होती है, कहां पाई जाती है, ठीक है। द सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन वॉल इन स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो मैंने क्या कहा आपसे, स्मॉल इंटेस्टाइन चाहे वो ड्यूडेनम हो, चाहे वो इलियम हो, चाहे वो जेजुनम हो, वहां की सबम्यूकोसा और म्यूकोसा में आपको जो है वो लगातार आपको सर्कुलर फोल्ड देखने मिल रहे थे, याद है, हर जगह मैंने इसको लेवल किया था, मैंने कहा था देखो ड्यूडेनम में भी सर्कुलर फोल्ड है, जेजुनम में भी सर्कुलर फोल्ड है, हर जगह आपको सर्कुलर फोल्ड देखने मिलते हैं, और इन सर्कुलर फोल्ड को हम बोलते हैं प्लिका सर्कुलरिस। अब इस नाम से आ गया, तो ऐसे कान खड़े करके बाल खड़े मत कर लेना भाई, है ना, कि क्या आ गया, का पूछ लिया सर, हाँ आप तो बताए नहीं कहां से आ गया ये, ठीक है। तो ऐसे घबरा मत जाना, ऐसे घबरा मत जाना, ठीक है, समझ गए। तो घबराने का नहीं, टर्मिनोलॉजी है, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है उसको, ठीक है। अभी क्या, अभी हम सब सारे लोग इस भरोसे बैठे हुए हैं, ठीक है,
वो होता ना कि जो है वो लोग, कई लोग होते हैं जो वो करते हैं यार, क्या बोलते हैं, मंडली मंडली होती है ना, भजन मंडली टाइप की होते हैं कि वो अपना मंजीरा लेके बजा रहे हैं बैठ के, ठीक, समझ में आए चाहे ना आए, बजा रहे हैं के, मतलब कि आप चल रही भक्ति हमारी, कीर्तन कर रहे हैं के, मन में कुछ चल रहा है पर कीर्तन कर रहे हैं। अरे सब लोग करते हैं अलग, ये लोग इस तरीके से। हमारे मन में एक कीर्तन चल रहा है अभी, वो जो चल रहा है एनसीईआरटी 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 से ही आएगा, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा, एक्स्ट्रा मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी से ही आएगा, मुझे नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। और एग्जाम में मान लो आ गया कुछ ये, तो आप क्या बोलोगे? एनटीए के ऑफिस पहुंच जाना, एनटीए के ऑफिस पहुंच जाना, गेट पे खड़े बोला आज खुश तो तुम बहुत हो गए, क्योंकि Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. मैं तो एनसीईआरटी पढ़ के आया था, तुमने एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन दिए हैं, तो आज खुश तो तुम बहुत हो गए क्योंकि तुम मुझे पास नहीं करा पाए। तो भैया ऐसा है, अमिताभ बच्चन मूवी में अच्छे लगते हैं, ठीक है ना, मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ते, अलग बात है। अभी आप है ना एनसीईआरटी को 100% कवर करो, लेकिन आसपास का जो इसका हिस्सा है ना, बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी है, एग्जाम की डिमांड है, कंपटीशन का अपना एक लेवल है, उसका सम्मान कीजिए, नहीं तो पेपर आपका अपमान कर देगा भाई, समझ गए? मैं कहता हूं आपसे कि प्लांट किंगडम में लेफ्ट और राइट मत जाइए, है ना, प्लांट एनाटॉमी में लेफ्ट और राइट मत जाइए, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में लेफ्ट और राइट मत जाइए, पर जितना भी फिजियोलॉजी वाला पोर्शन है वहां आपके कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो करना है आगे जाके भाई। तो इसलिए अलर्ट रहिए, अटेंटिव रहिए, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या कहा आपसे, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, स्मॉल इंटेस्टाइन, चाहे वो ड्यूडेनम हो, चाहे जेजुनम हो, चाहे इलियम हो, वहां पे सर्कुलर फोल्ड देखने मिलते हैं, उन्हें हम प्लिका सर्कुलरिस कहते हैं, वॉल्वुली कॉनिवेंटस कहते हैं। ये कहां से आ गया? हाई, तो ये पढ़ाया है मैंने, ठीक है, तो आई करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाया हुआ है, तुम नहीं पढ़े अलग बात है। और सबसे कॉमन नाम जो बार बार एग्जाम में पूछा गया वो है फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग, फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग के, फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग, ठीक है। तो फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग हुआ, वॉल्वुली कॉनिवेंटस हुआ, प्लिका सर्कुलरिस हुआ, तो ये आपको याद रखना है बेटा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिलने वाले सर्कुलर फोल्ड होते हैं, इंटरनल रीजेस होते हैं, ठीक है ना, क्लियर? ये देखो ना, ये दिखाई पड़ रहा है आपको सर्कुलर फोल्ड्स, और इन्हीं फोल्ड के ऊपर विलाई पाई जाती है, विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई। आप सोचिए ना, सरफेस यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया कई फुटबॉल के मैदान के बराबर है। स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, और कैसे बड़ा हुआ ये? क्योंकि देख तो स्मॉल इंटेस्टाइन खुद लंबी 6 मीटर लंबी, फिर अंदर फोल्ड प्लिका सर्कुलरिस, ठीक है ना, फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग, और उन फोल्ड के ऊपर विलाई, और विलाई के ऊपर रही सही कसर पूरी कर दी माइक्रो विलाई ने, हो गया सरफेस एरिया कई गुना बड़ा। फूड को एब्जॉर्ब करना है तो बड़ा सरफेस एरिया चाहिए पड़ेगा, समझ गए ना, ठीक है। देखिए, तो आप देख रहे हैं ल्यूमेन देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, ओपन क्या सर्कुलर फोल्ड दिखाई पड़ रहे हैं, फोल्ड के ऊपर आपको देखना ये फोल्ड दिखिए, ये फोल्ड दिखाई पड़ रहा है आपको, एरो देखिए ध्यान से, है ना, ठीक है। और फोल्ड के ऊपर क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? विलाई दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना बेटा, क्लियर? देखिए ना, ध्यान से देखिए, यानी हम इमेजेस को देखेंगे और जो पढ़ा है हमने उसे समझने की कोशिश करेंगे हम, क्या जल्दी नहीं है हमें, कोई जल्दी नहीं है हमको, क्या हमको समझते हुए चलना, क्योंकि देखिए बात वही है ना, जल्दी करके को खाना पूर्ति करने अच्छा है कि थोड़ा सब्र से पढ़े हम के। तो देख रहे हैं यहाँ पे हम कि सर्कुलर फोल्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। फोल्ड को हमने क्या बोला? फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग्स बोला हमने, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं इसमें कि आपको उसके ऊपर विलाई भी दिखाई पड़ रहे हैं, विलाई के ऊपर आपको माइक्रो विलाई भी दिखाई पड़ेगा बेटा, है ना, ठीक है। सरफेस एरिया कई गुना बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए, क्लियर? देखिए आप फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग, जो ब्लैक एरो ध्यान देखिए, ये सारे फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग को ये शो कर रहा है ना, ठीक है, क्लियर? अब
फोल्ड के ऊपर क्या है, देखिए द म्यूकोसा इज रेस्ड इनटू न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक वेस्कुलर प्रोजेक्शन के म्यूकोसा जो है वो ऊपर की ओर उभरी होती है और छोटे छोटे से आपको माइक्रोस्कोपिक वेस्कुलर प्रोजेक्शन जो है वो दिखाई पड़ते हैं ना, विलाई कहते हैं उन्हें, क्या होते हैं, विलाई कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब ये विलाई कितने बड़े होते हैं, किस तरह के, 0.5 से लेके 1 मिलीमीटर लॉन्ग फिंगर लाइक पोजिशन होते हैं, 0.5 से लेके 1 मिलीमीटर लॉन्ग जो है फिंगर लाइक पोजिशन होते हैं, और पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ म्यूकोसा, म्यूकोसा के 1 स्क्वायर मिलीमीटर के अंदर जो है वो 20 से लेके 40 विलाई देखने मिलते हैं। ठीक है, सोचिए एक विलाई जो होता है 0.5 से लेके 1 mm के आसपास लंबा होता है, और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ म्यूकोसा में 20 से लेके 40 विलाई पाए जाते हैं। दे हैव म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल्स, गोबलेट सेल म्यूकस रिलीज करती हैं। इतनी बड़ी संख्या में होते हैं ये कि ये बेलवेट के समान एपरेंस दें। म्यूकोसा बेलवेट देखा आपने, बेलवेट का क्लॉथ देखा आपने, जिसमें बारीक बारीक उभार होते हैं, ठीक है, जिसमें बारीक बारीक उभार होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बेलवेट का क्लॉथ। देखा, अब देखो सिंपल सी बात, जैसे मैं आपको बताऊं, आपको के मेरे पास बेलवेट तो नहीं है यहां पर, मैं चेक किया मैंने, आसपास दिखा नहीं गई बेलवेट मेरे को, पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि इसे आप, ये नैपकिन है मेरे पास, क्या इस नैपकिन में यदि गौर से देखेंगे आप, इस नैपकिन को मैं यदि कैमरे के पास लाता हूं तो गौर से आप इस नैपकिन को देखेंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है इसमें आपको जो है वो हाँ, अब दिखाई क्या दिखाई इधर आपको, मैं थोड़ा बड़ा करता हूं आपको तो आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये नैपकिन को मैं कैमरे के पास लेके आया, आपको इसमें बारीक बारीक उभार दिखाई दे रहे हैं इसमें, देखिए आप, मैं इसको ऐसे खींचता हूं मैं इनको तो ये थ्रेड आए बाहर, देखिए, अरे ऐसा नैपकिन आपके घर में भी होगा, टॉवेल, नॉर्मल टॉवेल की बात कर रहा हूं, देखिए आपने इसमें, तो ये आप समझ लीजिए ऐसा ही आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो उसमें जो विलाई वाला हिस्सा वो ऐसे ही दिखाई पड़ता है। ये जो है ना, ये हर एक, ये क्या है, ये आपका, आप ये टॉवेल का क्या यूज है, आपने चेहरा धोया, पानी लगाए, आपने इसको लिया, टच कर लिया, पूरा वाटर इसके अंदर गया, एब्जॉर्ब तो किया इसने, क्या किया इसने एब्जॉर्ब किया या नहीं किया, अभी मैंने मुंह नहीं धोया था भाई, ठीक है, समझा रहा हूं, एक्टिंग करके दिखा रहा हूं, समझा करे भावनाओं को भाई, भावनाओं को समझा करो बेटा। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, ऐसे पूछा मैंने, हाँ हो गया। ठीक है, जैसे इसमें उभार है ऐसे हो तो बेलवेटी दिखाई पड़ता है हमको। ठीक, लीफ शेप इन ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में जो विलाई होती हैं वो ऐसे शेप की होती हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा शेप ठीक करता हूं उसका, ये इस तरह की हमको ड्यूडेनम में जो विलाई होती हैं वो इस तरह के शेप की होती हैं। ठीक है, ये ड्यूडेनम की विलाई, और जेजुनम में जो होती हैं वो इस शेप की होती हैं। ठीक है, और इलियम में जो होती हैं वो ऐसी होती हैं। ठीक है, ड्यूडेनम में है, जेजुनम में है, इलियम में है। ठीक है, क्लियर। तो लीफ शेप की ड्यूडेनम में दिखाई पड़ती है, टंग शेप की जेजुनम में दिखाई पड़ती है, फिंगर लाइक इलियम में होती है। ठीक है, और इनमें क्या होता है, विलाई का फोटोग्राफ पहले देख चुके हैं हम लोग, जब एलिमेंट्री कैनाल देख रहे तब हमने बताया था कोट के, उसमें क्या होता है, कैपिलरीज जाती हैं, उसमें ब्लड सप्लाई होती है, और लैक्टियल्स होते हैं जो फैट के एब्जॉर्प्शन में, फैटी एसिड का एब्जॉर्ब करने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरी होती हैं, और लैक्टियल्स जो कि लिम्फ कैपिलरी वो पाई जाती है, ये फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। सरफेस एरिया जो है वो 10 टाइम बढ़ा देती है। विलाई के ऊपर बड़ी भारी संख्या में ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई पाई जाती हैं, और ये होती है ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम होती है, आईएमपी है बेटा। ऑलरेडी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हमने बात किया हुआ है इस करके, यानी विलाई के ऊपर, जैसे ये विलाई है ना, ये विलाई बनाया, इसके ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे कई सारे माइक्रोविलाई दिखाई पड़ते हैं, ऐसे माइक्रोविलाई जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है ना बेटा, है ना। तो क्या होता है, विलाई के ऊपर जो है वो बड़ी संख्या में माइक्रोविलाई होते हैं, जो ब्रश बॉर्डर है, टूथ ब्रश के ऊपर से ना कई सारे बारी 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 धागे थ्रेड निकले होते हैं, वैसा दिखाई पड़ता, ब्रश बॉर्डर कहते हैं। तो ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है। माइक्रोविलाई और विलाई दोनों मिलकर सरफेस एरिया को 600 गुना बढ़ा देते हैं। माइक्रोविलाई और विलाई दोनों मिलकर सरफेस एरिया को 600 टाइम बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब ये तो एब्जॉर्प्शन की बात हो गई यहां पे के। अब इंटरेस्टिंग बात ये कि इन बिटवीन द बेसेस ऑफ विलाई, ठीक है, देखो ये एक विलाई हो गया, दूसरा विलाई हो गया,
तीसरा बिलाई हो गया, चौथा बिलाई हो गया, बिलाई हो गया। ठीक है, अब आप बोलो क्या बता रहे हो सर, ये समझ में नहीं आ रहा हमको। देखो बेटा, ये जो उभरा हिस्सा है ये तो हो गया विलाई, ठीक है, ये तो हो गया क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस था वो हो गया, है ना, जो उसका सरफेस है वो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के। और ये क्या हो गया, सरफेस धसा हुआ अंदर, तो ये बारीक बारीक हिस्से क्या होगा, ये होगा क्रिप्ट्स। अरे क्रिप्ट्स क्या होता है, धसा हुआ हिस्सा होता है क्रिप्ट, खांच के समान बोलते हैं उसको क्रिप्ट, ठीक है ना। जैसे बड़ा बनाऊं थोड़ा डायग्राम, तो मैंने कहा आपसे ये विलाई, ठीक है, ये विलाई, विलाई, ठीक है, सरफेस है ये, और जहां विलाई खत्म हो रहा है बेस में, वहां विलाई रुका नहीं, वो यहां पे ऐसे खांच बना दिया गहरी सी, कई बार ब्रांच हो सकती है, कई बार अनब्रांच भी हो सकती है, वो ऐसी खांच बना दिया। ये क्या है, ये जो जगह दिखाई पड़ रही है आपको, इसके अंदर जो जगह दिखाई पड़ रही है क्या है, ये क्रिप्ट है, ये क्रिप्ट, ठीक है, समझिए, ठीक है। इन बिटवीन द बेसेस ऑफ विलाई, विलाई के बेसेस में म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मॉल फिंगर लाइक इन्वेजेशन आती है, अंदर की तरफ उभार, अंतर्वलन, इन्वेजेशन, ठीक है ना, जिसे क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुहन बोलते हैं या इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलते हैं। याद है ना, गैस्ट्रिक पिट था अंदर धसा हुआ, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड थी, यहां पर धसा हुआ क्या है, वो क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुहन है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलते हैं, जो कि इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में ओपन होती है, यहां पे जो सेल्स होंगी वो ग्लैंड के समान काम करेंगी। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम कवर्स विलाई एंड क्रिप्ट ऑफ लीवर कुहन, ठीक है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जो होती है वो विलाई को और क्रिप्ट ऑफ लीवर कुहन को वो कवर करती है, ठीक है, सिक्रेटरी होती है सेल्स जनरली। देखिए आप देख रहे हैं क्रिप्ट, ये है ना क्रिप्ट, धसा हुआ हिस्सा है, बारीक छेद के समान है, ये छेद कहां से आया, वो जो सरफेस थी वो अंदर की तरफ धस गई है, ठीक है, तो ये क्रिप्ट दिखाई पड़ रहे हैं आपको, देखिए, ठीक है। एक क्रिप्ट को हमने झांक के अंदर से देखा हमने, तो ऐसा दिखाई पड़ा हमें, ये है ना, अंदर धसा हुआ, क्रिप्टा मतलब जगह, अंदर धसा हुआ हिस्सा, ठीक है, देख रहे हैं बेटा क्रिप्ट, ठीक है। और क्रिप्ट के को बनाने वाली जो आसपास की जो सेल्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो सिक्रीशन कर रही हैं, तो ग्लैंड के समान व्यवहार कर रही हैं वो, है ना। देखिए क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुहन, एक क्रिप्ट को हमने अंदर झांक के देखा। अब देखो बेटा, ये बिल्कुल गैस्ट्रिक पिट देखा था ना, सारे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट समान ही है। देखो अब क्रिप्ट क्या है, जैसे मैंने कहा ना आपसे, ये विलाई, ठीक है, अंदर धसा हुआ हिस्सा, ये नेक्स्ट विलाई, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सेल्स ग्लैंड के समान काम करेंगे, ये क्रिप्ट कहलाया हिस्सा, ठीक है। इसमें क्या है, म्यूकस गोबलेट सेल है जो म्यूकस को रिलीज करेंगी, ठीक है। पिनिथ सेल्स पाई जाती हैं इसके अंदर, एपिथेलियल सेल इसके अंदर होती हैं, तो मतलब वैरायटी ऑफ सेल्स आपको जो है क्रिप्ट ऑफ लीवर कुहन के अंदर आपको देखने मिलेंगे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में आपको ये देखने मिलेंगे, ठीक है। देखिए ये क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुहन है, देख रहे हैं आप, ध्यान, ये एक्चुअल स्लाइड है बेटा, ये एक्चुअल स्लाइड है, इसको ध्यान से देखिएगा जरूर, ठीक है ना। देख रहे हैं आप, ये विलाई है, ये क्या है बेटा, ये विलाई है, ठीक है ना, और ये धसा हुआ हिस्सा क्या है, क्रिप्ट ऑफ लीवर कुहन है, ठीक है। अब क्रिप्ट ऑफ लीवर कुहन में सेल्स किस तरह की पाई जाती हैं, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें मैंने कहा आपसे गोबलेट सेल्स हैं जो कि म्यूकस को रिलीज करती हैं, ठीक। एब्जॉर्प्टिव सेल होती हैं जिन्हें हम एंटेरोसाइट बोलते हैं, जो फूड को एब्जॉर्ब करने में रोल प्ले कर रही हैं, वो एब्जॉर्प्टिव सेल, वो भी यहां पर होंगी, एंटेरोसाइट्स बोलते हैं। अब पिनिथ सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेनुलर सेल, पिनिथ सेल पाई जाती है जिनको हम ग्रेनुलर सेल भी कहते हैं। फिर एंटेरो एंडोक्राइन सेल पाई जाती हैं जो कि एंडोक्राइन सिक्रीशन करते हैं। आप बताइए मेरे को, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर, याद है आपको, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर आपको जी सेल देखने मिलती हैं, वो किस हार्मोन को रिलीज करती हैं, आंसर करना है, आंसर करना है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर आपको जी सेल देखने मिलती हैं, वो किस हार्मोन को रिलीज करती हैं। तो वैसे ही हमको जो है वो यहां पर इंटेस्टाइन ग्लैंड में क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुहन में हमको जो है वो क्या देखने मिलती हैं, हमको एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स जो है वो देखने मिलती हैं, ठीक है। और एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन, एंडोक्राइन नेचर की है, सीधा अपना सिक्रेशन ब्लड में डालती हैं, और स्टेम सेल्स देखने मिलती हैं, रिपेयरिंग में हेल्प करती हैं, जो कि, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम एंटेरोसाइट्स के, एब्जॉर्प्टिव सेल हैं, दीज आर दी मोस्ट कॉमन सेल, सबसे सामान्य कोशिकाएं होती हैं, न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, इनमें ब्रश वाटर होता है। ब्रश वाटर बोले तो
माइक्रोब्लाई प्रेजेंट, माइक्रोब्लाई इनमें हमको देखने होता है, माइक्रोब्लाई प्रेजेंट, इनमें माइक्रोब्लाई पाए जाते हैं। क्लियर, एकदम क्लियर बेटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट होती है गोबलेट सेल्स, ये एंट्रोसाइट के बीच में बिखरी हुई होती हैं, म्यूकस को रिलीज करती हैं, ये इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट करती हैं और साथ में इपिथेलियम को डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाती हैं। यानी म्यूकस की कोटिंग बन जाएगी तो डाइजेस्टिव एंजाइम इंटेस्टाइन को डाइजेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर पिनिथ सेल, ग्रेनुलर सेल, इंपॉर्टेंट सेल है, एग्जाम में पूछे थे। नंबर एक, पहला एमसीक्यू ये बनता है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पीनिथ सेल्स। तो पीनिथ सेल हमको स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने मिलते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोन में हमको देखने मिलते हैं कि ये वो सेल होती है जिनका संबंध होता है डिफेंसिव मैकेनिज्म से। ये एक प्रकार से बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा होती है, ये डिफेंसिव फंक्शन की होती हैं। ये सेल्स फेगोसाइटोसिस कर सकती हैं, ये सेल जो है वो लाइसोजाइम एंजाइम को रिलीज करती हैं जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। मान लो गलती से कोई बैक्टीरिया अभी भी आ गया, स्टमक के बाद बचकर यहां पहुंच चुका है, तो उसे डिस्ट्रॉय करने की क्षमता होती है पीनिथ सेल्स में, उसे खा जाएंगी, फेगोसाइटोसिस करेंगी या फिर लाइसोजाइम को सिक्रेट करेंगी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज कर देगा। तो डिफेंसिव फंक्शन की होती है पीनिथ सेल, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं करती है, ठीक है ना। फिर एंटेरो, ठीक है, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, ठीक है, एंटेरोक्राइन सेल्स होती हैं, ये दूसरी सेल्स के बीच में बिखरी होती हैं और ये इंटेस्टाइनल हार्मोन को रिलीज करती हैं। अब आप बोलोगे सर इंटेस्टाइनल हार्मोन कौन से? कई हार्मोन निकलते हैं, सिक्रेटिन निकलता है, कोलसिस्टोकाइनिन निकलता है, पैंक्रियोजाइमिन निकलता है, तो बड़े संख्या में हार्मोन निकलते हैं। इस इंटेस्टाइन कोई मामूली स्ट्रक्चर नहीं है। आप सोच रहे हो कि आंत जो है वो डाइजेस्ट सिस्टम तो बड़ा आसान होता है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अरे भाई इसके अंदर सब कुछ है, मैंने कहा ना सेकंड दिमाग भी इसी के अंदर है। साइंटिस्ट कहते हैं कि आदमी को भूख लगे खाना ना मिले ना तो उसका दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है। छोटा बच्चा यदि उसने खाना मांगा नहीं मिल पाया तो चिड़चिड़ा हो जाता है एकदम से, वो सोचने समझने की क्षमता जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से शिफ्ट हो जाती है पेट की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी इंटेस्टाइनल हार्मोन को रिलीज करने के लिए एंटेरोक्राइन सेल पाई जाती है, ठीक है। अब जो कि अब ये जो हार्मोन होते हैं ये बेसिकली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए हार्मोन आते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा। अब यहां पर एक बड़ी सी लिस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको नोट डाउन करना है। अब आप कैसे करना है आपको आप सोच लेना बेटा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई सारे क्वेश्चन जो है वो जो एंडोक्राइन वाले क्वेश्चन है वो यहां से बनते हैं बेटा, ठीक है। मुझसे रहम की उम्मीद मत कीजिएगा, मैं डीपीएस में क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। आप में से कई लोग कहते हैं सर लेक्चर लंबे, टेस्ट में 180 क्वेश्चन, टाइम 2 घंटा बायोलॉजी में, फिर रिगरस टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, डीपीएस, इतना लेक्चर, क्यों? ऐसा क्यों? तो तुम क्या समझे थे कमांडो ट्रेनिंग में तुमको लड्डू मिलेंगे यहां पे कि तुम आ जाओगे, आ गए वाह भाई तू आ गया, जुड़ गया बायोमेंटर से, मेरा भला हो गया तेरा भला हो गया, बहुत अच्छा बेटा, चलो बैठ के ना मजे मजे की बातें करते हैं, टाइम पास करते हैं, चिट चिट करते हैं। आप मेरे बारे में जानिए कि मैं कौन सी कार चलाता हूं, कैसे घर में रहता हूं, मेरा घर कैसा है, मेरा पसंद क्या है, मेरा रंग क्या है। अरे उससे क्या, उससे कोई सिलेक्शन होगा? तुम सिलेक्ट हो जाओ, फिर हम लोग बैठ के चिट चिट करेंगे, 1-to-1 चिट-चिट करेंगे। तुम मेरी जिंदगी में झांकना चाहोगे ना तो बताऊंगा, तुम पूछोगे सर आपकी शादी कैसे हुई, क्या हुआ, ठीक है ना, मैडम कहां मिली, मैडम से क्या बात, सब बातें करेंगे हम अभी। लेकिन अभी वक्त नहीं है, अभी पढ़ने का वक्त, समझ गए ना, कि इसलिए चिट चिट फिट नहीं। अभी आप जो भी कंफर्ट जोन की मुझसे उम्मीद मत कीजिए रहम की। ये कमांडो ट्रेनिंग है, बायोमेंटर्स, मैंने कहा ना बायोमेंटर्स जो है नोन फॉर इट्स कमांडो ट्रेनिंग, टफ ट्रेनिंग है। कमजोर दिल वालों का यहां पर स्वागत नहीं है। कठोर हृदय, मेहनत को हमेशा तैयार रहने वाले, वैसे कमांडो की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलिए तो अभी भैया एक काम करते हैं, हम यहां पर लिखते हैं हम हार्मोन का नाम, नेम, ठीक है, कहां से निकलता है, सोर्स, ठीक है, वर्क्स ऑन, किस पे काम करता है, एंड फंक्शन। नोट कर लेना के, समझ गए।
है ना, मैंने इसको थोड़ा ठीक कर दिया, इसको नोट करने का है बेटा, ठीक, क्लियर है ना। थोड़ी सी आपको डिस्टर्बिंग आवाजें सुनाई पड़ेंगी यहाँ पे तोड़ने फोड़ने की। हमारे बाजू में एक सज्जन है, बने बनाए घर को तोड़कर दोबारा बना रहे हैं, वो पता नहीं भगवान जाने क्या मजा आता है लोगों को इसमें, तो बने बनाए को दोबारा तोड़ रहे हैं, तो तोड़ने फोड़ने की आवाजें जो है वो आती कई बार, तो इसलिए जो है वो उसको लेकर डिस्टर्ब मत होइएगा, कि मैं भी कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ा रहा हूँ आपको। तो चलिए, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि कोलेसिस्टोकाइनिन जो है वो कहाँ से निकलता है बेटा, ये ड्यूटेनम और जेजुनम वाले हिस्से से निकलता है। ये पेंक्रियास पे और गॉल ब्लैडर पे काम करता है। पेंक्रियास पे काम करता है एंजाइम का सिक्रेशन बढ़ाता है, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बाइल रिलीज होगा। सिक्रेटिन जो है वो कहां से निकलता है, ड्यूटेनम और जेजुनम से निकलता है सिक्रेटिन, और जो है पेंक्रियास और स्टमक पे काम करता है। ये डक्टल फ्लूइड और पेंक्रियास पे काम करता है, तो पेंक्रियास से बाइकार्बोनेट के रिलीज को ये बढ़ाता है, और स्टमक के अंदर भी सिक्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है। गैस्ट्रिन जो होता है वो स्टमक के की जी सेल से निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की जी सेल से निकलता है, और ये कहां काम करता है, गैस्ट्रिक पैरेटल सेल पे काम करता है, और ये एसिड के सिक्रेशन को बढ़ाता है। फिर गैस्ट्रिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो वेगस नर्व की एंडिंग, वेगस नर्व जो है नर्वस सिस्टम से आती है पेट के, तो वेगस नर्व की एंडिंग से जो है रिलीज होता है केमिकल के, और ये जी सेल पे काम करता है और गैस्ट्रिन के रिलीज को बढ़ाता है। मोटिलिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, और ये ईसोफेगस के स्फिंक्टर पे काम करता है, स्टमक पे काम करता है, ड्यूडेनम पे काम करता है, स्मूथ मसल जो होते हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन को ये बढ़ाता है। सोमेटोस्टेटिन जो होता है ये स्टमक के अंदर डी सेल होती हैं और ड्यूडेनम से और पेंक्रियास से निकलता है ये, ठीक है, और ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है। ये एक प्रकार से जो है गैस्ट्रिन का काउंटर हार्मोन होता है, तो ये गैस्ट्रिन को रिलीज करने को कम करता है, फीडबैक इनहिबिशन रोल प्ले करता है, ये ओवरऑल सिक्रेशंस को जो है वो घटाता है, ठीक है। वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड वीआईपी, वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड जो होता है वो जीआई ट्रैक्ट, हमारी जो पूरे एलिमेंट्री कैनाल है उसके न्यूरॉन्स से रिलीज होता है, और बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन और पेंक्रियास पे काम करता है, और ये स्मूथ मसल के रिलैक्सेशन को बढ़ाता है, स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है, के पेंक्रियाटिक सेक्शन को इंक्रीज करता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्सोसाइटोसिस को जो है वो बढ़ावा देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो केमिकल बाहर निकलने होते हैं उनको निकलने में ये रोल प्ले करता है। तो ये बड़े पर्टिकुलर हार्मोन है, तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो आपको नीट में पूछा जाता है अक्सर वो है बेटा कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, ठीक है, सोमेटोस्टेटिन, है ना। तो ये आपको चार तो बिल्कुल नहीं भूलने, बाकी नोट कर लेना बेटा, क्योंकि मैच दी कॉलम में कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन बेटा कई हिस्से से यहां पे हमको थोड़ा सा दिल पे पत्थर रखकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर आते हैं स्टेम सेल्स पे। स्टेम सेल क्या होती हैं, ये कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं, ये ओल्डर सेल को रिप्लेस कर सकती हैं, और दे आर रिस्पांसिबल फॉर द कंटिन्यूस रिन्यूअल ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। देखो भाई इंटेस्टाइन के एपिथेलियम को बहुत काम करना है, डाइजेशन का काम करना है, फूड को प्रोसेस करना है, तो वो पूरे काम में कई बार बियर एंड टीयर बढ़ जाता है, ठीक है, उसकी क्षति बढ़ जाती है। जो हमारे यहां पे एक सिस्टम है ना उपवास करने का, जिसे हम बोलते हैं फास्ट करने का, फास्टिंग, फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेडिकल साइंस। जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी का रिपेयरिंग मैकेनिज्म, बॉडी आपकी रिपेयरिंग, इंटेस्टाइन को आप दिनों रात खा रहे हैं, उसको वक्त ही नहीं मिलता, कई बार रिपेयरिंग चल रहा है, लेकिन कई बार इंटेस्टाइन की हीलिंग के लिए, बॉडी के इम्यून सिस्टम को अपने आप को जो है वो रीएक्टिवेट करने के लिए फास्टिंग इज इंपॉर्टेंट। गांधी जी जो है, आपको बता दूं मैं, महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि वो उनका एलोपैथिक मेडिसिन पर भरोसा नहीं था। महात्मा गांधी एलोपैथिक मेडिसिन, जिसका मैं डॉक्टरों ऐसी पृथ्वी में वो भरोसा नहीं करते थे, वो आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी में उनका बहुत भरोसा था, और महात्मा गांधी जो है उन्होंने कई बार अपनी कई बीमारियों का इलाज फास्टिंग से किया उन्होंने। जो एक जमाने में लोग कहते थे कि शायद से ये बुद्धिमानी नहीं थी, पर आज मेडिकल साइंस कहता है कि फास्टिंग जो है दैट मे बी ए ट्रीटमेंट फॉर कैंसर ऑल्सो। फास्टिंग कैंसर का भी एक इलाज हो सकता है। हाल ही में जो है वो ऑटोफेजी के ऊपर जो है वो नोबेल प्राइज भी मिले हुए हैं। जब फास्टिंग आपकी बॉडी में होती है तो आपकी सेल्स, वेस्टेज सेल्स को जो है वो, ऐसी सेल जो अनवांटेड सेल उन्हें खाना शुरू कर देती है, ठीक है। तो स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में पाई जाती है जो रिपेयरिंग में हेल्प करती हैं, इसमें के वियर एंड टियर करती हैं, में हेल्प करती हैं, ठीक है, मेंटेनेंस में। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन के जो एग्जामिनर का फेवरेट है, के ये एग्जामिनर के लिए सबसे फेवरेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है पेयर्स पैचेस। नंबर एक कहां होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं बेटा के। ये इट्स ए कलेक्शन ऑफ
लार्ज ओवल लिम्फ टिश्यू के, ये लिम्फॉइड टिश्यू का हिस्सा होता है। कहां होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में होता है और सबसे अधिक मात्रा में ये होता है इलियम में होता है। इसमें बड़ी कॉन्सेंट्रेशन में आपको लिम्फोसाइट देखने मिलते हैं और ये बॉडी को इन्फेक्शन से सेव करता है, इंटेस्टाइन को इन्फेक्शन से बचाने में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो पेयर्स पैचेस इट्स अ कलेक्शन ऑफ लार्ज ओवल लिम्फ टिश्यू के, ये बड़े अंडाकार ओवल लिम्फ टिश्यू का जो है वो कलेक्शन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में होता है, अधिक मात्रा में ये इलियम में होता है और ये यहां पर बड़ी मात्रा संख्या में जो है लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं और ये बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है, इंफेक्शन से सेव करता था। पेयर्स पैचेस इंटेस्टाइन में होते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, जैसे मुंह में आपके टॉन्सिल थे ना, ऐसे ही हम कहते हैं कि टॉन्सिल्स ऑफ द इंटेस्टाइन किसे बोलोगे आप? तो पेयर्स पैचेस को हम टॉन्सिल्स ऑफ द इंटेस्टाइन कहते हैं। पेयर्स पैचेस को हम टॉन्सिल ऑफ द इंटेस्टाइन कहते हैं। पेयर्स पैचेस को हम टॉन्सिल्स ऑफ द इंटेस्टाइन कहते हैं और ये कहां पाए जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में पाए जाते हैं। दे कैप्चर एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, देखो ना कितना अच्छा इमेज है कि गले में टॉन्सिल दिखाई पड़ रहे हैं आपको। ठीक है, और जब आप अंदर आप आए यहां पे इंटेस्टाइन में पहुंचे तो वहां पे आपको जो है पेयर्स पैचेस दिखाई पड़ रहे हैं जो कि टॉन्सिल्स ऑफ द इंटेस्टाइन के नाम से फेमस है। ठीक है, देखिए इमेज, ये दिखाई पड़ रहा है आपको, ये दीज आर दी पेयर्स पैचेस, ये हैं पेयर्स पैचेस, है ना, टॉन्सिल ऑफ द इंटेस्टाइन। क्लियर? ठीक है, चलिए अब स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, क्या कार्य होते हैं इसके बेटा? ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड के, और इनके डाइजेशन के लिए एंजाइम कहां से आते हैं? एंजाइम आते हैं फ्रॉम पेंक्रियास, पेंक्रियास से एंजाइम आते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस पेंक्रियास आता है। जब ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो उन एंजाइम की बात करेंगे हम। अभी हमने कहा द प्लेस, जहां पर वो जगह जहां पर कि प्रोटीन का पूर्ण पाचन हुआ, फैट का पूर्ण पाचन हुआ, कंप्लीट डाइजेशन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन हुआ, न्यूक्लिक एसिड का कंप्लीट डाइजेशन हुआ, वो कहां है? वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड एंड लिम्फ के, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड एंड लिम्फ के, और देखो डाइजेशन भी किया इन्होंने, उसके बाद यहां पर बिलाई है, माइक्रोबिलाई है और उससे फूड को एब्जॉर्ब भी किया। साथ साथ में कई सारे हार्मोन बनाए। अब देखो हार्मोन के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है, कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन, एंट्रोगेस्ट्रॉन, ड्यूक्राइनिन, एंट्रोकाइनिन और विलिकाइनिन के, ये सभी हार्मोन, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन से हैं? ऊपर वाले तीन, मोर इंपॉर्टेंट, बाकी के नाम भी याद रखना। ये हार्मोन ये रिलीज करते हैं, एंडोक्राइन सेल होती है इनमें। ठीक है, ठीक, तो देखा हमने कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके काम क्या था, किस तरह के थे, क्या वॉल्स ऑफ कर्करिंग होते हैं के, तो उसकी स्ट्रक्चर पे हमने बात की। देखो बेटा क्या करते हैं हम लोग जो है वो सीधा सीधा रट लेते हैं, तो उससे काम नहीं बनेगा। आप एक एक स्ट्रक्चर को ध्यान से समझेंगे ना तो आपको सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। मेडिकल साइंस का कोर आप जो भी पढ़ रहे हो ना, ये मेडिकल साइंस का कोर है, यहीं से मेडिकल की शुरुआत होती है। इसी चीज को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज में जाके। ठीक है, क्लियर? अब इलियम कहां खुला? इलियम खुला जाके सीकम में। सीकम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन सीकम है। सीकम कोलोन में जुड़ेगा, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन, देन रेक्टम एंड एनस। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हिस्सा लार्ज इंटेस्टाइन में जो कि जुड़ता है वो इलियम है, और यहां पर एक वॉल्व होता है उसे हम इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं, और ये वन वे वॉल्व होता है, रिवर्स फ्लोस में नहीं होता है। ठीक है, अब एक हार्मोन जिसके बारे में हमने बात की थी, सिक्रेटिन, वेरी वेरी आईएमपी, इसको हम बोलते हैं एक तरीके से जो है वो फायरमैन हार्मोन के समान के। सिक्रेटिन फंक्शन एज ए टाइप ऑफ फायरमैन। सिक्रेटिन जो होता है जो है आग बुझाने वाले के समान काम करता है के। इट इज रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू एसिड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ही जो है स्टमक से एसिड काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक्टिवेट हो जाती है और वो सिक्रेटिन को रिलीज करती है, और सिक्रेटिन पेंक्रियास को तुरंत एक्टिवेट करता है और पेंक्रियास को और वाइल डक्ट को एक्टिवेट करता है और बोलता है भैया एक काम करो, यहां पर एसिड आ गया है और एसिड डैमेज कर देगा, फट से जो है आग को बुझाने का काम करना है। एसिड काइम आया, आते साथ ही जो है बाइकार्बोनेट्स का रिलीज हुआ, वहां पर वाइल रिलीज हुआ और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है,
ये पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है, वाइल डक्ट को जो है वो एक्टिवेट करता है, और ये बाइकार्बोनेट को जो है कि बड़ी मात्रा में बाइकार्बोनेट वहां पे पहुंचते हैं, वाइल वहां पहुंचता है और एसिड को वो न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो सिक्रेटिन जो है एक प्रकार से फायरमैन के समान काम करता है। जैसे एसिड काइम स्टमक से जो है ड्यूडेनम में पहुंचता है, तुरंत सिक्रेटिन निकलता है, पैंक्रियास से बाइकार्बोनेट को रिलीज करवाता है, और जो है गॉल ब्लैडर से और से जो है वो अपना वाइल रिलीज होता है और ये न्यूट्रलाइज करता है एसिड को। ठीक है ना। अब देखो आप स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम, ये सीकम है, और यहां पर क्या दिखाई पड़ा आपको, इलियोसिकल आपको वॉल्व दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, फिर आप देख रहे हो सीकम से लार्ज इंटेस्टाइन की शुरुआत हो चुकी है। सीकम के बाद क्या आएगा बेटा, असेंडिंग कोलॉन, देन ट्रांसवर्स कोलॉन, देन डिसेंडिंग कोलॉन, फिर सिग्मॉइड कोलॉन, देन रेक्टम। ठीक है, याद रहेगा, याद रहना चाहिए। ठीक है, देखो ना, सीकम, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन और सिग्मॉइड कोलॉन के आपको पता है ना, ये मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये हिस्सा याद है आपको, ये और ये हिस्सा मैंने बताया था। मैंने अपनी बीमारी के बारे में भी आपसे बात किया था कि एक छोटी सी बीमारी मेरे को भी है, समस्या होती है कि मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था आपसे कि ये टर्न है ना, ये टर्न राइट साइड है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड जो टर्न है ना, ये टर्न लीवर के पास से क्या हुआ है, हिपैटिक फ्लेक्सर बोलते हैं इसको, हिपैटिक फ्लेक्सर। यहां पे फूड ऐसे टर्न होता है। ठीक है, और ये स्प्लीन की तरफ होता है, इसलिए इसको स्प्लेनिक फ्लेक्चर कहते हैं। ठीक है, यहां फूड ऐसे टर्न होता है। ठीक है, तो ये जो टर्न होता है यहां पे फूड कई बार यदि प्रॉपर पेरिस्टालसिस ना हो, मैंने गौर किया है, जैसे मान लो मैं बहुत व्यस्त हूं, बहुत हैक्टिक शेड्यूल है मेरा, अब्रॉड ट्रेवल करना है, तैयारी करना है, बहुत सारा काम है, और मैंने कभी फूड मिस कर दिया तो पेट में दर्द होने लगता है। ठीक है, मुझे क्या होता है, यहां इस जगह पे एग्जैक्टली, मामूली सा होता है पर होता है, समझ में आता है, अनकंफर्टेबल फील का आता है। राइट साइड, लेफ्ट साइड। ठीक है, कब होता है, जैसे मैंने आपको बोला फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर मेरे लिए मैं यदि फास्ट कर लूं, मैं यदि फास्टिंग कर लूं तो मेरे साथ समस्या यह है कि मेरा जो इंटेस्टाइन का जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता है, शायद सोचने से, काम करने, जो वॉट एवर द रीजन, तो मुझे दर्द होने लगता है। मिल्क प्रोडक्ट खा लूं तो दर्द होने लगता है। यदि गेहूं का ज्यादा कुछ गेहूं का खाने में आ गया तो दर्द होने लगता है। बड़ा परेशान में, खुद मैंने ट्रीटमेंट करके देखे, फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि भाई एक काम करते हैं, हमारे एक सीनियर हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, भोपाल के अंदर डॉक्टर थे, हैं वो अभी भी, डॉक्टर सीसी चवल। ही इज वन ऑफ द बेस्ट गैस्ट्रो फिजिशियन इन मध्य प्रदेश। डॉक्टर चवल जो है बड़े फेमस है, मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाया उन्होंने काफ़ी साल तक, और वो बड़े बड़े नामी डॉक्टर में से, उनके पास गया मैं, सब चेक किया उन्होंने, सारे पैरामीटर चेक किए, सब कुछ किया उन्होंने के, फाइनली ही डायग्नोस कि दिस इज द स्प्लेनिक फ्रैक्चर सिंड्रोम। दूसरे किसी के पास गया सेकंड ओपिनियन लेने, मुंबई के डॉक्टर थे, उन्होंने बोला स्प्लेनिक फ्रैक्चर सिंड्रोम। क्या करना है इसका इलाज, कुछ नहीं, टाइम पे खाना खाइए, टेंशन कम लीजिए, खुश रहिए, वॉक कीजिए, डाइट में फाइबर रखिए, मिल्क प्रोडक्ट मत लीजिए, रेयर चाय थोड़ी बहुत लेते हो, थोड़ा कम दूध की वो ले सकते हो, गेहूं को थोड़ा अवॉइड कीजिए, सलाद खाइए, एवरीथिंग इज वेल। कई सालों से फिर दर्द नहीं हुआ, सब ठीक। छोटी छोटी बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। डायग्नोस तभी तो इतने बड़े, अब बताओ, एक आदमी एमबीबीएस किया, एमडी किया और डीएम किया, 5.5 साल, 3 साल, 8.5 साल, फिर 3 साल, 11.5 साल, मतलब 12-13 साल मान लो तैयारी में करो। इतना पढ़ने के बाद यदि वो पेट के दर्द को वो डायग्नोस करेगा तो उसका लेवल अलग होगा। फिजिशियन के पास गया, बिल्कुल सिंपल डॉक्टर को, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसर कहीं बैठे हुए हैं, गांव खेड़े में कहीं बैठे हुए, एमबीबीएस भी नहीं है ना, जो नीम हकीम खतराए जान की लेवल, मतलब सब लोग ऐसे नहीं थे, पर उस कैटेगरी में जो आते हैं उनके पास गए। क्या, पेट दर्द, हरी पन्नी वाली गोली, नीली पन्नी वाली गोली दे दो भैया। निकाली 4 गोली, पुड़िया में बांध दी। क्या है भैया ये गोल, क्या है, चुपचाप से खा लो, जिंदा बच गए तो ठीक हो जाओगे, नहीं तो घर आ जाएंगे तुम्हारे हम हाल चाल परिवार के पूछने।
चुपचाप से खा लो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है मेडिकल प्रैक्टिस में। एकदम से अमेरिका में प्रैक्टिस करते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट रहना पड़ता है कि सर I prescribe you these medicines. This is from the medicine that releases insulin in your body, and this medicine is to neutralize the acid, and this medicine is for that function. You have to, and what these are the expected side effect of these medicines, sir. Okay. Should I worry about the side effects? No, sir. The side effects are very rare. 1 in 1 lakh, 1 in 1 million. Okay. I am sure, quite sure I will be not in that 1 in 1 million. Sir, it's probability, very less probability. आपको बड़े प्यार से समझाना पड़ता है मरीज को। यहां पर बोले सर ये दवा क्या करेगी, चुपचाप से खा ले। डॉक्टर साहब पेट दर्द है ना, लिखी को जाओ। यहां वक्त नहीं है, जनसंख्या बढ़ी है भाई, इतनी कहानी सुनेंगे, तेरी समस्या सुनेंगे तो इलाज नहीं कर पाएंगे आदमी का। तो यहां का ट्रीटमेंट का तरीका है, यहां पे मिडास टच है, टच क्या, ठीक है। डॉक्टर देख कोई और रहा, पर्चा कोई और लिख रहा बाजू में, कैसे? दिमाग से दिमाग कनेक्ट हो गया, तार लग गया कि प्रिंट आउट यहां दिया कमांड, वहां से प्रिंट आउट निकल आया। ऐसा भी होता सरकारी अस्पताल में, डॉक्टर देख रहा है एक और उधर पर्चा लिख दिया दूसरे ने। उसे मालूम है 4 ठोक तो दवाएं अपने अस्पताल में, क्लिनिक में अवेलेबल, 4 में से 3 टिका दो। खैर यही तो सुधारना है हमको। वी हैव टू इंप्रूव दिस सिस्टम कि हम बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड करें, ठीक है। चलिए लौट के आते अपने मुद्दे पे। तो मैंने आपसे कहा कि ये आप देखो समझो, अब एनसीईआरटी क्या बोलता है इसके बारे में। इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज, अब बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन में एनसीईआरटी नहीं दिखाया आपने, अरे पहले देख चुके हम पिछले लेक्चर में के। इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। इसमें किसके पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। कोलोन में क्या पार्ट है बेटा, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मॉइड कोलोन, ठीक है। सीकम एक छोटा सा ब्लाइंड सेक थैली के समान होता है ऐसा, इसमें इलियम आके खुलता है ऐसे, यहां पे एक वॉल्व होता है, ये इलियोसिकल वॉल्व, ठीक है। ब्लाइंड सेक होता है विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो, इसमें कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं सीकम में, याद रखिएगा। एंड अब इसी सीकम से एक उभार बाहर की तरफ निकलता है, वर्म के समान दिखाई पड़ता है, बाहर निकला होता है। अपेंडिक्स मतलब बाहर निकला हुआ, डिक्शनरी चेक कर लो, देखो अपेंडिक्स मतलब बाहर निकला हुआ। वर्मीफॉर्म वर्म के समान बाहर निकला हुआ, सीकम से एक हिस्सा बाहर निकला हुआ है, वर्म के समान दिखाई पड़ रहा है, ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, बड़ा परेशान करने वाला हिस्सा है ये, ठीक है। ए नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन, ह्यूमन में किसी काम का नहीं अभी अटके, और ये सीकम से जो है वो अराइज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। हमने डायग्राम बना लिया, सीकम बनाया है, इलियम खुल रहा है, इलियोसिकल वॉल्व बनाया है ग्रीन से हमने, और उभरा हुआ ऐसा दिखाई पड़ा है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। देखिए अब ये हो गया सीकम से उभरा हुआ ये अपेंडिक्स, ये हो गया है इलियम, है ना बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा। फिर असेंडिंग कोलॉन, असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ता हुआ, छोटा सा हिस्सा होता है असेंडिंग कोलॉन। फिर वो मुड़ गया लेफ्ट की ओर, हिपेटिक फ्लेक्सर, यहां से ये ऐसे मुड़ गया, ट्रांसवर्स कोलॉन, देन ये मुड़ के नीचे आ गया, स्प्लेनिक फ्रैक्चर, डिसेंडिंग कोलॉन, और यहां पे होगा एस के समान सिग्मॉइड कोलॉन जो एस शेप का होगा, और ये है रेक्टम, ठीक है, ये है रेक्टम। क्लियर बेटा, सबको बराबर समझ में आ रहा है या बोर हो गए हैं आप, पक्का? चलिए सीकम, द सीकम ओपन्स इनटू द कोलॉन, सीकम कोलॉन में ओपन होता है। कौन से कोलॉन, सीकम कौन से कोलॉन में ओपन होता है, अभी असेंडिंग कोलॉन में ओपन होता है उठ के। द कोलॉन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन एंड डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है। डिसेंडिंग पार्ट रेक्टम में ओपन होता है, और ओपन होने के पहले ये एस शेप का होता है, तो इसको सिग्मॉइड कोलॉन भी कहते हैं, ठीक है। और ये रेक्टम जो है वो एनस से बाहर की तरफ खुलता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक एक हिस्सा हम बड़े ध्यान से सब्र से देखेंगे बेटा, समझेंगे हम, है ना।
क्या देखा हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन से इलियम आके कहां खुला, वो इलियोसिकल वॉल्व से सीकम में खुला, सीकम जुड़ा हुआ है असेंडिंग कोलॉन से, फिर ये ट्रांसवर्स कोलॉन हो गया, ये राइट कॉलिक या हेपेटिक फ्रैक्चर हो गया, ये लेफ्ट कॉलिक या स्प्लेनिक फ्रैक्चर हो गया है, यहां से कहां आ गए हम, डिसेंडिंग कोलॉन पे आ गए हम, डिसेंडिंग कोलॉन से कहां आ गए हम, सिग्मॉइड कोलॉन पे आ गए हम, और ये है रेक्टम, देन एनल कैनाल और एनस। ठीक है, अभी आपको यही फोकस करना है, अभी बाकी चीज छोड़ दो आपके कि एपिप्लोइक अपेंडेजेस क्या होते हैं, कि ये सब क्या होता है हम बाद में बात करेंगे, टीनिया कोलाई क्या होता है ये सब हम समझेंगे, कि हॉस्ट्रा क्या होता है ये भी हम समझेंगे। अभी आप केवल इसके पार्ट पे फोकस कीजिए कि सीकम है, असेंडिंग कोलॉन है, ट्रांसवर्स कोलॉन है, डिसेंडिंग कोलॉन है, सिग्मॉइड कोलॉन है, देन रेक्टम है। ठीक है ना। लार्ज इंटेस्टाइन इलियम से लेकर एनस तक एक्सटेंड होती है। ठीक है, 1.5 मीटर लंबी होती है, 6.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, डायमीटर इसका बड़ा होता है इसलिए इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, लेकिन साइज में स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। ठीक है, डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा होता है इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, स्मॉल को स्मॉल इसलिए कहते हैं कि डायमीटर कम होता है उसका। ठीक है, इसके 3 हिस्से होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, देखिए पहला पार्ट होता है सीकम, सीकम में इलियम खुलता है थ्रू द इलियोसिकल वॉल्व, और इलियोसिकल वॉल्व एक ट्रू वॉल्व होता है जिसमें 2 फ्लैप होते हैं, एक ही दिशा में इसमें जो है मूवमेंट हो सकता है। क्या, और ये अपेंडिक्स दिखाई पड़ रहा है यहां पे। ठीक है, सीकम पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, थैली के समान स्ट्रक्चर होता है, 6 सेंटीमीटर लंबा होता है, 7.5 सेंटीमीटर जो है वो थिकनेस वाला होती है, 6 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, 7.5 सेंटीमीटर की थिक होता है, चौड़ाई में होता है। प्रॉक्सिमल सेगमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, प्रॉक्सिमल ये वर्ड प्रॉक्सिमल पास वाला। ठीक है, डिस्टल दूर वाला, याद रखना, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर वाला, पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर पास वाला। ठीक है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का प्रॉक्सिमल पार्ट होता है। ठीक है, द इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन एट जंक्शन ऑफ सीकम, सीकम में जहां पर सीकम कोलोन से जुड़ रहा होता है उसी जंक्शन पर जो है इलियम वहां पर खुलती है, और इस जगह को बोलते हैं हम इलियोसिकल ओरिफिस बोलते हैं, छेद को ओरिफिस बोलते हैं हम। ठीक है, इलियोसिकल ओरिफिस इज गार्डेड बाय 2 सेमिलर फ्लैप, 2 फोल्ड होते हैं, फ्लैप होते हैं जो अर्धचंद्राकार होते हैं। ठीक है, जो अर्धचंद्राकार फ्लैप होते हैं वो इसे कवर करते हैं। ठीक है ना बेटा, इस तरह के फ्लैप होते हैं, ये हाफ मून शेप फ्लैप हमको दिखाई पड़ते हैं ऐसे, ये फ्लैप इसको ऐसे कवर करते हैं। ठीक है, ठीक, इन्हें हम बोलते हैं सेमी लूनर फ्लैप कहते हैं, जो इसे कवर करते हैं। ठीक है, और म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड होते हैं, इन्हें हम इलियोसिकल, जो कि इलियोसिकल वॉल्व को बनाते हैं। वॉल्व मैंने कहा, यहां पे मैंने स्फिंक्टर नहीं बोला, मैंने यहां पे वॉल्व बोला। वॉल्व में एक ही दिशा में मूवमेंट होगा बेटा। ठीक है ना, क्लियर। ठीक, देखिए ये अपेंडिक्स वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है आपको इसमें, ये आप देख रहे हैं यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो आप गौर से देखें, यहाँ पे ये असेंडिंग कोलॉन है इसमें। ठीक है, ये आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पे हम ये हमको दिखाई पड़ रहा है, ये इलियोसिकल वॉल्व का फ्लैप दिखाई पड़ रहा है, फ्लैप दिखाई पड़ रहा है हमें, इलियोसिकल वॉल्व का फ्लैप दिखाई पड़ रहा है हमें। ठीक है, अब देखो बेटा, एक वॉल्व ऐसा है जो अपेंडिक्स और एक, ध्यान से, एक वॉल्व ऐसा है जो अपेंडिक्स और सीकम के बीच में है, जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता है, पर कई बार एग्जामिनर जो है उठा के कहीं से क्वेश्चन दे दिया उसने, तो पता हमको होना चाहिए कि अपेंडिक्स भी एक पतली सी ट्यूब के समान है, वर्म के समान ट्यूब है। ठीक है, अपेंडिक्स का अपना भी छेद होता है, तो उसको कवर करने वाला वॉल्व होता है वॉल्व ऑफ जेरलेस। ठीक है, वॉल्व ऑफ जेरलेस जो होता है, जेरलेस, वॉल्व ऑफ जेरलेस जो है वो कहां होता है, वो अपेंडिक्स और सीकम के बीच में होता है, एंड अपेंडिक्स के पोर को, के ओरिफिस को वो कवर करता है, वॉल्व ऑफ जेरलेस। ठीक है ना, क्लियर, वेस्टिजियल है, एंड पूरा अपेंडिक्स किसी काम का नहीं है, ये वॉल्व भी किसी कोई स्पेसिफिक फंक्शन का नहीं है। ठीक है, तो ये हमको यहां पे दिखाई पड़ता है। ठीक है, देखिए, इलियोसिकल वॉल्व अलाउ फूड कंटेंट टू पास फ्रॉम इलियम इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड प्रिवेंट रीगर्जिटेशन। ये एक रीगर्जिटेशन होता है अपोजिट फ्लो, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सीकम से फूड जो है वो इलियम में पहुंच जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या कहा, इलियोसिकल वॉल्व जो होता है ये फूड कंटेंट को इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन में पास करता है और ये बैक फ्लो को रोकता है। द बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज एन आउटग्रोथ ऑफ सीकम, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वो क्या होता है, वो सीकम का आउटग्रोथ होता है। ठीक है, देखिए, देख रहे हैं आप, ये बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सीकम का ये आउटग्रोथ होता है, ये देख रहे हैं सीकम देख रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, क्लियर, और ये इलियोसिकल फोल्ड दिखाई पड़ रहा है हमको ना। ठीक, देखो ना, देख रहे हैं हम, अपेंडिक्स, सीकम,
लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन का हिस्सा है, ठीक है ना, कोलोन, असेंडिंग कोलोन जुड़ा होगा इसमें। ठीक, अब बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है, एग्जाम में आती है और रूटीन लाइफ में भी हम देखते हैं कि आप अपने पूछिएगा, आपके कई दोस्तों में से कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हो गया होगा, परिवार में कोई ना कोई ऐसा जो उसका अपेंडिसाइटिस हुआ होगा, उसका ऑपरेशन हुआ होगा, कोई ना कोई ऐसा होगा। ठीक है, स्लाइटली क्वाइल्ड ब्लाइंड ट्यूब होती है, ब्लाइंड ट्यूब मतलब जिसकी कोई ओपनिंग आगे नहीं है, ये ब्लाइंड ट्यूब है। ठीक है, ब्लाइंड ट्यूब है, 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, प्रेजेंट 2 सेंटीमीटर बिलो दी इलियोसिकल ओरिफिस के, इलियोसिकल ओरिफिस से 2 सेंटीमीटर नीचे होता है। ठीक है, थिक हार्ड वॉल होती है इसकी, इसमें प्रोमिनेंट लिम्फाइड टिश्यू होते हैं। ये आज हमारे लिए किसी काम का नहीं है, एक तरह का वेस्टिजल ऑर्गन होता है। ठीक है, एक तरह का ये वेस्टिजल ऑर्गन होता है। ठीक है बेटा, है ना। देखिए, और कई बार मैंने कहा ना, मेडिकल में इन्फ्लेमेशन के लिए हम आइटिस वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, मेनिंजाइटिस मेनिंजस का इन्फ्लेमेशन, हेपेटाइटिस लिवर का इन्फ्लेमेशन, कार्डाइटिस हार्ट का इन्फ्लेमेशन, फेरिंजाइटिस फेरिंग्स का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल का इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन के लिए हम आइटिस वर्ड यूज करते हैं। अपेंडिक्स में होगा तो अपेंडिसाइट, अपेंडिक्स में होगा तो क्या बोलेंगे, अपेंडिसाइटिस बोलेंगे हम। ठीक है ना, तो इसमें इन्फ्लेमेशन आता है अपेंडिक्स के अंदर, और ये एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी होती है, क्योंकि ये फट सकता है, इन्फ्लेम होकर ये फट सकता है इसलिए। ठीक है, इन्फ्लेमेशन को क्या बोलते हैं, इसके अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। और यदि इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स रप्चर हो जाए, फट जाए, तो होती है पेरिटोनाइटिस होती है, जो कि एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम होती है, एक गंभीर समस्या होती है। ठीक है, कई बार मरीज की जान भी जा सकती है, इसलिए जो है वो इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, पूरा एब्डोमेन ओपन करके ऑपरेशन करना पड़ता है, तो ये बिग सर्जरी में से एक होता है। जबकि अपेंडिसाइटिस की सर्जरी जो है वो लैप्रोस्कोप से आती है। लैप्रोस्कोप एक ऐसा इक्विपमेंट होता है, एक छोटी सी रॉड होती सी होती है, जिसमें एक माइक्रोस्कोप होता है, उसमें पूरा इक्विपमेंट होते हैं कट करने के लिए, तोड़ने के लिए के। तो लैप्रोस्कोप से जो है जो डॉक्टर ऐसे होते हैं, देखो आपको बता दूं, ऐसे डॉक्टर भी होते हैं, सर्जन, जो लैप्रोस्कोप के एक्सपर्ट होते हैं, जनरल सर्जन जो लैप्रोस्कोपी में कोर्स किए होते हैं, वे लैप्रोस्कोप से सर्जरी करते हैं। गॉल ब्लैडर का स्टोन निकालना, अपेंडिक्स निकालना, ये सब जो है वो वहाँ उसमें क्या होता है कि बड़े पैमाने पे आपको पूरा जो है वो एब्डोमेन ओपन नहीं करना पड़ता है, एक छेद से जो है वो इस तरह का एक ट्यूब अंदर जाता है और सारा का सिस्टम उसके अंदर होता है, वहाँ से वो ऑपरेट कर देख भी लेते हैं, बाहर से ऑपरेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हम देख रहे हैं अपेंडिक्स वाला हिस्सा, है ना, जिसको डॉक्टर जो दिखाया, तो आप इस देख रहे हैं, ये जो पकड़ा हुआ है ना, इसकी क्या, ये अपेंडिक्स वाला हिस्सा है। ठीक है ना, क्लियर। The importance of cecum and vermiform appendix is to help. अब क्या यदि बॉडी में है तो क्या इंपॉर्टेंस का है? The importance of cecum and vermiform appendix is to help the digestion of cellulose. अब देखो, हमारे जो पूर्वज थे, आदि मानव थे के, वो लोग जनरली जो है, मैंने आपको ना कि जो नॉनवेज खाने की शुरुआत बाद में हुई है, शुरू में तो जो है वो पढ़ा हुआ है ह्यूमन इवोल्यूशन में हमने, जो बच्चे, अब आप बोलोगे सर 11th का पोर्शन, तो अब ऐसा है कि बायोमेंटस ऐसा क्लास है जो 11th और 12th में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ये नीट का क्लास है, एक्सक्लूसिव नीट का क्लास के। बाकी लोग साल भर हल्ला करते हैं कि 12th बोर्ड में नंबर लाने के लिए ये पढ़ लीजिए, 12th बोर्ड का, हम कभी बात ही नहीं करते इस बारे में। हमने साफ बोला है कि ये बायोमेंटस है स्पेसिफिक, जैसे होता है डॉक्टर होता है, स्पेशलाइज्ड होता है, मेडिसिन का स्पेशलिस्ट है, ENT नाक कान गले का स्पेशलिस्ट है। बायोमेंटर्स जो है वो इस पूरी भीड़ में स्पेशलिस्ट इन फॉर नीट एग्जामिनेशन है। बायोमेंटर्स ना IIT की बात कर देंगे, ना 11वीं की बात करते हैं, ना 12वीं की बात करते हैं, ना कोई और दूसरे कोर्स की बात करते हैं, ना 50 कोर्स चलाते हैं, सिर्फ नीट की बात करते हैं। तो वी आर स्पेशलिस्ट इन आवर डोमेन, जो है नीट। ठीक है ना, तो चलिए, तो अभी आप समझिए अच्छे से बेटा कि आपको हमने इवोल्यूशन बताया था आपको मैंने कि शुरुआत में जो है वो जब जहां से शुरुआत हुई ना ह्यूमंस की, वहां पर क्या था, वो थे एपमैन, एप्स थे, तो वो उस तरह का फूड था उनका जिसमें कि सेलुलोज प्रेजेंट था।
ठीक है ना। तो उस समय सीकम और बर्मिंघम अपेंडिक्स सेलुलोज को पचाने में यहां पर बैक्टीरिया रहा करते थे, और ये बैक्टीरिया प्रोटोजोआ जो है वो सीकम और अपेंडिक्स में फूड को पचाने में हेल्प करते थे। सेलुलोज जो है आज हमारा मेन फूड सेलुलोज नहीं है। आज हमारी बॉडी में कई परिवर्तन आ चुके हैं, तो हमारा फूड मेन सेलुलोज नहीं है। आज जो आधुनिक मानव होमोसेपियंस का मेन फूड सेलुलोज नहीं है, इसलिए आज हमारे लिए वेस्टिजल ऑर्गन के समान है। अपेंडिक्स को निकाल देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, क्लियर। तो क्या देखा हमने आज के इस लेक्चर में, क्या क्या देखा हमने आज के इस लेक्चर में? हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को समझा, हमने सीकम को देखा, हमने अपेंडिक्स को देखा। हमने नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेटा किसके ऊपर? हम कोलोन की बात करेंगे कि असेंडिंग कोलोन क्या, ट्रांसवर्स कोलोन क्या, डिसेंडिंग कोलोन क्या, सिग्मोइड कोलोन क्या, रेक्टम क्या। हम देखेंगे कि टीनिया कोलाई क्या होते हैं, हॉस्ट्रा क्या होते हैं, क्या स्पेसिफिक है, कैसे पहचान पाते हैं आप दो इंटेस्टाइन में कि कौन सा लार्ज इंटेस्टाइन है, कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब डायमीटर तो है ही फर्क है, उसमें कोई दो राय नहीं, पर कुछ टेक्निकल चीजें भी हैं उसमें जिससे हम पहचानते हैं, ठीक है। ठीक, एपिप्लोइक अपेंडेजेस क्या होते हैं उस पर बात करेंगे हम। तो अगला लेक्चर जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत सारी चीजें बेटा उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो लेक्चर मिस मत क्या कीजिए, घूमते फिरते मत आया कीजिए। ये पार्क नहीं है कि आज घूमते फिरते आके कह रहे आज गीतेंद्र सर की क्लास में चलते हैं, देखे तो कैसा पढ़ाता है, ठीक है। तो ऐसे मत आया करो। ये आपके लिए ओपन टू वॉक अवेलेबल जरूर है, लेकिन यहां पर आपको उतना ही मिलेगा जितना आप यहां से चाहते हैं। आप चाहते हैं सिलेक्शन, तो सिलेक्शन मिलेगा। आप चाहते हैं चार चीजें देख के कह रहे बहुत बात करता है, बहुत बातें करते हैं सर, तो भैया तुमको वैसा लगूंगा मैं कैसा लगूंगा ये तुम्हारे मन की भावना है, ठीक है। मेरे को आप लेकिन अच्छे लगते हैं। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.